लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नैन किलिंग फैमिली का यंग मास्टर वापस अपने फादर के पास आता है तो उसकी हालत भी खराब होती है। वो भी मार खा के आया होता है। अपने फादर को बताता है कि मेरा यंग मास्टर जाओ बोसदा अच्छा है, बहुत ही जल्दी रॉयल अकेडमी के एग्जामिनेशन देने के लिए जाने वाला है। वो एग्जाम्स को पास करके रॉयल अकेडमी का एक मेंबर बन जाएगा। फिर साथ ही वो अपने फादर से कहता है, फादर मैंने इसको फाइट करते हुए देखा है, वो तो मेरी बहन से भी ज्यादा अच्छा है, वो बहुत ही अच्छे से फाइट करता है। मेरी बहन भी तो रॉयल अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जाने वाली है, तो अगर ये एग्जाम को पास कर लेगी तो मुझे लगता है कि वो भी एग्जाम्स को आसानी से पास कर लेगा। तो वहीं पर उसकी बहन भी आ जाती है। इसकी बहन का नाम केट नैन किलिंग होता है। तो केट उसे कहती है, मोटे बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपनी बहन के सामने किसी और का नाम लेने की? तुम्हें लगता है कि हर कोई यहाँ पर रॉयल अकेडमी को ज्वाइन करने के लायक होता है? मुझे लगता है कि वो लॉन्ग फैमिली के रिसोर्सेज को यूज करते हुए सिफारिश वगैरह करवा के वहाँ पर रॉयल अकेडमी का मेंबर बनेगा। वैसे तो उसके पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं हो सकती क्योंकि मुझे पता है कि वो एक कचरा है। हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे उससे कम मांगने की? लगता है कि तुम मुझसे भी मार खाना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में रॉयल अकेडमी का दिखाया जाता है। तो फाइनली रॉयल अकेडमी का सीन आ ही गया। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए होते हैं। हर साल यहाँ पर रॉयल अकेडमी वाले एग्जामिनेशन रखते हैं और एग्जामिनेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर बहुत ही टफ एग्जामिनेशन होती है। हमारा जाओ जो यहीं पर बैठा होता है, साथ ही उसका मंकी बैठा होता है। ये दोनों यहाँ पर बैठकर कुछ खा रही होती है, जबकि वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके आग के पास फिर रहे होते हैं। यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि वहाँ पर सामने फिर रहे होते हैं। बहुत ही जल्दी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। अरे जाओजुई को फाइनली यहाँ पर उसका पहला दोस्त मिलने वाला है, उसकी अकेडमी का पहला दोस्त। एक लड़का वहाँ पर आता है और उसे कहता है, व्हाट्स ब्रो, तुम्हारा नाम क्या है? तो इस लड़की का नाम क्लाउड वान होता है। हमारा जाओ से कहता है, मेरा नाम जाओजुई है, तुम कौन हो? तो वो भी वहीं पर बैठ जाता है और उसे अपना नाम बताता है। वो हमारे जाओ के साथ ही बैठ जाता है और उसे कहता है, मेरा नाम क्लाउड वान है। साथ ही वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। तो ये कुछ ज्यादा ही बातूनी सा बंदा है। वो उसे कहता है, मैं यहाँ पर एक औरत से तंग आकर इस टेस्ट को देने के लिए आया हूँ। वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, इसी वजह से मुझे ये टेस्ट देने के लिए आना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि मैं टेस्ट को पास करके अकेडमी का हिस्सा बन जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ज्यादा इंसान हैंडसम होता है उतना ही ज्यादा उसके लिए मुश्किल क्रिएट होती है। जाओ उसकी बातें सुनने के बाद गुस्सा हो रहा था और कहता है, ये किस तरह यहाँ पर बैठकर अपने आप को हैंडसम कह रहा है। साथ ही हमारा क्लाउड वहाँ पर शर्माते हुए हमारे जाओ से कहता है, एक बार मैं अकेडमी में चला जाऊँ, वहाँ पर जितनी भी सीनियर सिस्टर्स होंगी वो सारी की सारी मेरी खूबसूरती और मेरी हैंडसमनेस को देखकर मेरे पीछे पड़ जाएंगी, क्योंकि तुम थोड़े कम खूबसूरत हो। इसी वजह से अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो वो लड़कियां मुझे ज्यादा तंग नहीं करेंगी। जाओ उसकी बात सुनते ही वहाँ पर कहता है, बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कम खूबसूरत हूँ? साथ ही वहाँ से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे पता है तो मजाक कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कि मैं इस टेस्ट को पास कर पाऊंगा या नहीं, क्या पता मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर हूँगा भी या नहीं। तो क्लाउड वान उसे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखना हम दोनों इस टेस्ट को पास करेंगे और दोनों ही जाकर सीनियर सिस्टर्स के साथ मजे करेंगे। साथ ही उसकी नजर उसके मंकी के ऊपर पड़ती है। तो वान उसे कहता है, तुम्हारे इस मंकी का क्या नाम है और ये मंकी कौन सी ब्रीड का है, ये कौन सी नस्ल का है, ऊपर से इसके 6 कान क्यों है? तुम्हारा जाओ से कहता है, ये तो बस एक काम सा मंकी है, जंगली मंकी है जिसे मैंने उठा लिया था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्लाउड वान उसे कहता है, तो क्यों ना तुम अपने इस बंदर को मुझे बेच दो, तुम इसे कितने में बेचोगे? हमारा जाओ से कहता है, मैं तुम्हें इसे पैसों में नहीं बेचूंगा, अगर तुम्हें ये चाहिए तुम इसे रख सकते हो, अगर ये तुम्हें लाइक करे तो मैं तुम्हें इसे फ्री में दे दूंगा। तो वो मंकी भी काफी गुस्सा हो जाता है, उसके गाल खींचता है और साथ ही गुस्से के साथ वहाँ उसे स्क्रीच करते हुए चला जाता है और साथ ही उसे जुबान भी दिखा रहा होता है। वान उसे कहता है, लगता है कि तुम्हारा बंदर गुस्सा हो गया, वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है। क्लाउड वान उसे कहता है, लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे और इंटरेस्टिंग इंसान हो, चलो फिर ठीक है, अकेडमी में ज्वाइन करने के बाद हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे और वहाँ पर जितनी भी लड़कियां मुझे मिलेंगी आधी लड़कियां मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। जाओ उसके हाथ को पीछे हटाता और कहता है, मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए आया हूँ, ना कि लड़कियों को पटाने के तरीके सीखने के लिए आया हूँ। क्लाउड वान उसे फिर से वहाँ पर बैड लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है। वो उसे कहता है, अगर अकेडमी ज्वाइन करने के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट ही सीखने वाले हो, फिर तो तुम बहुत ज्यादा बोरिंग इंसान हो। तुम्हें नहीं लगता कि जिंदगी में कुछ ना कुछ मजा तो होना चाहिए? हमें पता है ना कि जिंदगी बहुत ज्यादा शॉर्ट है, हमें नहीं पता कि हम लोग किस वक्त मर जाएंगे, तो हमें अपनी जिंदगी में कम से कम 2, 4 या 5, 6 बच्चियां तो फंसानी चाहिए। जाओ उसकी बातें सुनने के बाद अपने कानों पे हाथ रख के खड़ा होता है और कहता है, ये पता नहीं यहाँ पर किस तरह की बकवास किए जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए नहीं आता तो अब तक मैंने इसकी तशरीफ के ऊपर किक मार दी होती। इसी वक्त वहाँ पर वो सारे बच्चे लाइंस बनाना शुरू कर देते हैं। जाओ कहता है, लगता है कि फाइनली ये स्टार्ट होने वाला है, हम लोग सुबह से यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, फाइनली अब यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट होंगे। इनके सामने एक स्टेज होती है, उस स्टेज के ऊपर एक बड़ा सा पिलर होता है और उस पिलर के पास स्कूल का अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट अपीयर होते हैं। सभी लोगों से कहते हैं, लोग इस साल की रॉयल अकेडमी की एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेक्शन होती है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सभी लोग यहाँ पर लाइंस में खड़े हो जाओ। वाइस प्रेसिडेंट उन सभी लोगों से कहते हैं, तो टेस्ट को देने के लिए कंडीशन ये है कि तुम सभी लोगों की उम्र 16 साल या फिर इससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा तुम सभी लोगों का कल्टीवेशन लेवल जान वारियर तक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर तुम सभी बच्चों को 9 ग्रुप्स में तकसीम करेंगे। 9 ग्रुप्स में तकसीम करने के बाद तुम्हारे पास 9 टीचर्स आएंगे और वो सारे टीचर्स यहाँ पर तुम्हारे एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे इस पहले टेस्ट को जज करेंगे। मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए इस टेस्ट स्टोन पिलर के ऊपर पंच मारना होगा। अगर तुम लोगों ने इसको एक्टिवेट कर दिया तुम पास हो जाओगे, लेकिन अगर तुम इसको एक्टिवेट नहीं कर पाए तो तुम फेल हो जाओगे और तुम्हारे ट्यूटर्स को नजर रखेंगे और तुम्हारा नाम साथ साथ लिखते जाएंगे। वहीं पर साथ ही
एक टीचर खड़ी होती है जिसका नाम टीचर C2 होता है। टीचर C2 वहाँ पर हम सभी लोगों को बताती है, जैसा कि तुम सभी लोग देख रहे हो कि मेरे साथ एक बड़ा सा स्टोन पिलर है। इसी स्टोन पिलर को हम लोग टेस्ट में यूज करने वाले हैं। अगर तुम जान वॉरियर लेवल पर हो और तुम लोग 100 kg की पावर के साथ इस स्टोन पिलर को पंच मारते हो, लोग आसानी के साथ इस टेस्ट को पास कर लोगे। तुम्हारी पावर 100 kg या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी तुम टेस्ट को पास कर पाओगे। क्लाउड1 टीचर C2 को वहाँ पर देखते ही कहता है, और देखो तो सही वो टीचर कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, देखो तो सही। मुझे लगता है कि यही मेरी टीचर है, मेरी सपनों की रानी मुझे मिल गई है। हम लोग उसी की लाइन में चलते हैं और वो दोनों भागते हुए जल्दी से उस लाइन में चले जाते हैं जहाँ पर टीचर C2 होती है। तो टीचर C2 सभी लोगों से कहती है, तो सभी लोग जल्दी से लाइन बना लो और एक एक करके आगे आते जाओ। जैसे यहाँ पर तुम्हारी बारी आएगी तभी आना, किसी को धक्का मत देना। तो सबसे पहले एक लड़का आता है, वो काफी ज्यादा हटा-कटा लग रहा था और कहता है, सबसे पहले मेरी बारी, अब देखना मैं इस पिलर स्टोन को पंच मार कर तोड़ ही दूंगा। अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस पिलर स्टोन के ऊपर जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन साथ ही बेचारे का हाथ टूट जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। टीचर उसे कहती है, तुम फेल हो गए, चलो यहाँ से चले जाओ। उसके बाद एक दूसरा लड़का आता है, कहता है, चलो जल्दी से मेरे रास्ते से हटो, अब मेरी बारी है, देखना मैं क्या करता हूँ। और वो वहाँ पर खड़ा होकर अपने पंच में पावर को रिलीज करता है, स्टोन पिलर के ऊपर पंच मारता है। टीचर C2 से कहती है, ठीक है तुम पास हो गए हो। वो कहती है, अगला आ जाओ। अगला आने से पहले उसी वक्त तुम्हारे जो जाओ होता है उसका बंदर वहाँ पर कांड कर देता है। वो किसी प्रिंस के पास से उसका एक पीच चोरी करके ले आता है। वो अपने मुंह में उस पीच को लेकर भागता हुआ लोगों के ऊपर से जंप करते हुए वहाँ पर आ रहा होता है। पीछे कुछ लोग लगे होते हैं, वो सभी लोग चिल्लाकर कह रहे होते हैं, इस बंदर को पकड़ो, इसने हमारे प्रिंस के पास से उसका पीच चोरी किया है। जाओ का लिटिल ब्रदर जल्दी से भागता हुआ उसके कंधे के ऊपर आकर बैठ जाता है और साथ ही वो उस पीच को खाना शुरू कर देता है। जाओ उसे कहता है, ये तुमने क्या किया? वाला पीच तो 700 साल पुराना एक ऑरेंज स्पिरिट पीच है, तुम इसको कहाँ से चोरी करके लेकर आए हो? साथ ही वो बंदर पीछे की तरफ देख रहा होता है, तो वहाँ पर पीछे देखता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। वो भागते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, इस बंदर की हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रिंस के पास है उसके 700 साल पुराने स्पीच को चोरी करने की। पर जाओ उन लोगों से कहता है, जरा शांत हो जाओ, हम सभी लोग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए, हम लोग यहाँ पर अब फाइट तो नहीं शुरू कर सकते। तो वहीं पर प्रिंस भी आ जाता है और उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर शांत होना चाहिए? हमारे बंदर ने मेरे पास से मेरा पीच चोरी किया और मैं यहाँ पर शांत हो जाऊँ? ठीक है मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन पहले मुझे इस बंदर को मारना होगा। अगर मैं इस बंदर को जान से नहीं मारूंगा तो मैं शांत नहीं हूँगा। लेकिन अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक कर अपने माथे को ग्राउंड के ऊपर रगड़ते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर बख्श दूंगा और साथ में तुम्हारे इस बंदर को भी छोड़ दूंगा। तुम्हारा जाओ से कहता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पीच था जो 700 साल पुराना था, अगर तुम्हें इसके बदले में कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें 800 साल पुरानी जिनसेंग दे सकता हूँ। अपने पास से जिनसेंग निकालता और कहता है, चलो ये 800 साल पुरानी जिनसेंग है। कहता है, नहीं मुझे 800 साल पुरानी जिनसेंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आदि प्रिंस सोच रहा होता है, ये लड़का तो वाकई में काफी ज्यादा नाइस लगता है जो अपने पास इस तरह की 800 साल पुरानी जिनसेंग देने को तैयार हो गया है। यहाँ पर इसको लूटने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है, मेरे पास से 700 साल पुराना पीच लिया है जो कि मेरा स्पेशल पीच था, अगर तुम्हें यहाँ पर बदला चुकाना है तो तुम्हें इस तरह की 10 जिनसेंग मुझे देनी होंगी जो कि 800 साल पुरानी हो। माना जाओ उसकी बात सुनने की बात कहता है, अगर ऐसी बात है तो वो अपने मंकी से कहता है, मंकी चलो जल्दी से इसका पीच इसको वापस करो। लेकिन उसका मंकी भी बहुत बड़ा कमीना है, वो जल्दी से पूरे के पूरे पीच को ही निकल जाता है। वो उस पूरे पीच को मुंह में डाल लेता है, जबकि प्रिंस भी ये देखकर काफी हैरान होता है और गुस्सा भी होता है। तो उसी वक्त उस पीच को खाने के बाद उसके अंदर से जो गिटक निकलती है उसको उसकी तरफ थूक देता है प्रिंस के मुंह के ऊपर, जिससे प्रिंस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है, यहाँ पर आओ और इस कमीने बंदर को मार डालो और साथ में इसके मास्टर को भी। इसी वक्त वो सभी लोग भागते हुए प्रिंस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारे जाओ को मारने के लिए। जैसे वहाँ पर शोर होता है तो उसी वक्त टीचर C2 उन लोगों से कहती है, अगर तुम लोगों को यहाँ पर शोर मचाना है तो यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम सभी लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। अगर तुम्हें टेस्ट में हिस्सा लेना है तो चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, बाद में अपने मसले को सुलझा लेना। तो सभी लोग टीचर C2 की तरफ देखिए कि वो गुस्से में है, तो प्रिंस जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, तुम इस बार तो काफी ज्यादा लकी हो, लेकिन अगली बार देखना तुम्हारा क्या होगा। वैसे भी थर्ड राउंड में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने वाली है, वहाँ पर देखना मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तो क्लाउड फिर से आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ब्रो तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल हो, तुमने तो इस प्रिंस को भी यहाँ पर धूल चटा दी। गुस्से के साथ उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे दोस्त बनने का दावा कर रहे हो, जब मुझे जरूरत थी तब तुम कहाँ पर थे, तो जल्दी से साइड पर हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्लाउड उसे कहता है, दोस्त तुम मेरे साथ इस तरह तो बात मत करो, अभी अभी तो हम लोग दोस्त बने और तुम अभी अभी इस दोस्ती को ना चाहते हो, तुम तो मेरे ऐसे दोस्त हो जिसको मैं मिलियन सालों तक भी फॉलो कर सकता हूँ। जहाँ उसकी बातें सुनने के बाद कहता है, ये तो बिल्कुल एक निठल्ला इंसान है, इसके साथ क्या बहस करनी। फिर साथ ही वो अपने मंकी के सर में पंच मारता है और कहता है, बेवकूफ बंदर कहीं गए, अगर दोबारा तुमने यहाँ पर कोई मुश्किल क्रिएट की तो उसके बाद देखना मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर दूंगा। तुम उस स्पीच को वहाँ पर चोरी करके ले ही आए थे, तुमने उसे अकेला क्यों खाया, उसे मुझे भी साथ में देना चाहिए था। टीचर C2 उन लोगों से कहती है, अच्छा ठीक है अब अगला कंटेस्टेंट यहाँ पर आ जाओ। तो अगली बारी हमारे क्लाउड की होती है, तो क्लाउड कहता है, मेरी बारी आ गई, देखना मैं जाकर टीचर को किस तरह इम्प्रेस करता हूँ, वो तो मेरे सामने अपने घुटने टेक देगी और कहेगी मुझसे प्यार करो। क्लाउड1 वहाँ पर चला जाता है, टीचर के सामने बड़े एक्शन के साथ कहता है, मेरा नाम क्लाउड1 है। टीचर उसकी बात सुनने के बाद कहती है, चलो जल्दी करो, पंच मारो वरना मैं तुम्हें अभी डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। वान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसको फंसाना काफी मुश्किल है। साथ ही वो टीचर से कहता है, अच्छा ठीक है मैं करता हूँ, मैं क्लाउड1 हूँ, मैं 15 साल का हूँ। सिटी क्लाउड से कहती है, चलो जल्दी से टेस्ट को स्टार्ट करो वरना मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। तो हमारा जो क्लाउड1 है वो यहाँ पर काफी सारे एक्शंस दिखा रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश में होता है।
वहाँ जाकर पिलर के सामने खड़ा हो जाता है और वहाँ पर खड़ा होने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है। बड़ी एक्शन के साथ वो आराम के साथ कोनी उसके ऊपर मारता है, यानी उस पिलर के ऊपर अपनी सिर्फ कोनी मारता है और इसी के साथ ही वो टेस्ट को पास कर लेता है। टीचर C2 कहती है तुमने टेस्ट को पास कर लिया, ठीक है अब तुम जाओ। तो हमारा क्लाउड1 वहाँ से नीचे की तरफ उतर आता है और आते ही जाओ से कहता है जाओ तो क्या तुमने देखा पूरी तरह से अपनी टीचर को फंसा लिया है, वो मुझसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई है, मैंने वहाँ पर जो एक्शन दिखाया उसकी वजह से अब तो वो लट्टू हो चुकी होगी। उसके बाद हमारे जाओ की बारी आती है तो जाओ ऊपर जाता है और जाकर टीचर को बताता है मेरा नाम जाओ शुई है और मैं 15 साल का हूँ। टीचर उसे कहती है तो फिर ठीक है चलो जल्दी से टेस्ट को स्टार्ट करो। तो हमारा जाओ पिलर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर इस टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन के पूरे 3 राउंड्स हैं, वो कहता है मुझे तीनों के तीनों राउंड्स को पास करना पड़ेगा तभी जाकर मैं ग्रैंडपा का नाम रोशन कर पाऊंगा। ग्रैंडपा ने बहुत ज्यादा मेहनत करके मुझे यहाँ पर भेजा है। जाओ अपने 5वें पावर को रिलीज करने के बाद अपनी डीमन पावर्स को बारो करता है और उस पिलर के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। बाकी के सभी देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये लड़का तो काफी ज्यादा टफ लगता है, जबकि वहाँ पर टीचर C2 भी खड़ी ये सोच रही होती है तो जॉन लेवल के वॉरियर्स की कल्टीवेशन वाले लड़कों के लिए, लेकिन इसके पंच से तो लगता है कि इस लड़की के पास एक लो लेवल के जनरल की पावर है। टीचर C2 हमारे जाओ से कहती है ठीक है तुम टेस्ट पास कर गए, चलो नीचे चले जाओ और अगला आ जाओ। तो जाओ ऊपर से नीचे उतरता है तो सामने क्लाउड खड़ा होता है। क्लाउड उसे कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर कंपटीशन के दौरान कभी हम दोनों का आपस में सामना होता है तो प्लीज इतनी पावर के साथ मुझे पंच मत मारना। उसे कहता है ये तो आगे कंपटीशन में देखेंगे और साथ ही वो सोच रहा होता है एक बार कंपटीशन में हमारा सामना होने दो, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा मुंह बंद करवाऊंगा। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर आते हैं और सभी लोगों से कहते हैं तो तुम्हारा पहला टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, पहले टेस्ट के बाद जितने भी बच्चे एलिमिनेट हुए हैं वो सभी लोग जा चुके हैं, अब तुम सभी लोग बचे हो तो तुम्हारे सेकंड टेस्ट की बारी है। सभी लोगों को एक स्पेशल स्पेस के अंदर एंटर किया जाएगा। उस रूम के अंदर वहाँ पर 9 लकड़ी के बने हुए लोग होंगे जो कि एनर्जी के साथ मूव करेंगे। तुम्हें उन सभी के साथ फाइट करना होगी, उनको हराकर दूसरी तरफ बाहर निकलना होगा। अगर तुम लोग उन सभी को हराकर दूसरी तरफ बाहर निकल पाते हो तो तुम लोग टेस्ट को पास कर जाओगे। तुम लोग उनको हराए बिना भी वहाँ से बाहर निकल सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं तुम लोगों को इस टेस्ट की कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही बता देता हूँ। वहाँ पर जितने भी लकड़ी के मैन हैं वो सारे के सारे तुम्हारे जितनी स्ट्रेंथ रखते हैं, उन्हें कभी भी कम मत आंकना कि वो सारे लकड़ी के बने हुए हैं, लेकिन उनके पास अपनी कॉन्शियसनेस है और तुम्हारे पर अटैक कर सकते हैं। तुम्हें उन सभी से बचते हुए वहाँ से निकलना होगा, या तो तुम इस टेस्ट को पास करोगे या फिर तुम बुरी तरह से मार खा के फेल हो जाओगे। इस टेस्ट के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर पहले सोचना होगा क्या तुम इस टेस्ट को देना चाहते हो या नहीं। उसके बाद तुम्हें 10-10 के ग्रुप्स में उस रूम के अंदर भेजा जाएगा, तुम सभी को मिलकर वहाँ पर उस टेस्ट को पास करना होगा। सभी लोग स्पेशल रूम के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और 10-10 के ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। हमारे जाओ से कहता है लगता है कि ये वाला राउंड काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि पहले राउंड में वहाँ पर अंदर गए थे और वो मार खाने के बाद वहाँ से बाहर आते हैं। वो लोग दूसरी तरफ बाहर निकल जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। जो मार खाकर वापस निकलते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो क्लाउड कहता है जरा उन सभी लड़कों की तरफ देखो तो सही, वो सभी लोग हमसे हाई लेवल के वॉरियर्स हैं, लेकिन वो भी मार खा के बाहर आ गए हैं। लगता है कि हमारे लिए भी ये टेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जबकि हमारा जाओ कहता है मैं एक लो लेवल के जनरल के साथ फाइट कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इस टेस्ट को आसानी से पास कर लूंगा। उसके बाद क्लाउड की बारी आती है। इस बार क्लाउड की बारी पहले आ जाती है। क्लाउड से कहता है तुम यहाँ पर ज्यादा परेशान ना होना, मैं दूसरी साइड के ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसे तो ऐसे लगता है जैसे वो टेस्ट को पास कर लेगा। अभी उसे कहता है ठीक है फिर तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, तुम्हें दूसरी साइड के ऊपर ही मिलता हूँ। क्लाउड1 वहाँ पर अंदर चला जाता है। क्लाउड1 के चले जाने के बाद काफी देर गुजर जाती है और काफी देर गुजरने के बाद मिस C2 कहती है जाओ शुई और बाकी के सभी लोग बच्चों का वो नाम बोलती है और कहती है चलो तुम्हारी बारी है, तुम सभी लोग अंदर चले जाओ। जाओ काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है तो क्लाउड यहाँ पर बाहर नहीं निकला, इसका मतलब यह कि उसने टेस्ट को पास कर लिया और वो दूसरी तरफ जा चुका है, तो अब मेरी बारी है, मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। अगर वो बेवकूफ इस टेस्ट को पास कर गया तो मैं भी पास करूंगा। लेकिन जैसे वो लोग अंदर जाते हैं वहाँ पर सबसे पहले तो एक लड़के को पंच पड़ता है जिससे उस बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं। तो उनके सामने लकड़ी के बड़े बड़े पुतले होते हैं और वो लकड़ी के पुतले उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि वो लड़के कह रहे होते हैं कोई तो मेरी मदद करो। वो उनको बड़ी बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, यानी कि उनके पास इतना तो दिमाग तो नहीं है कि वो उनको पीट कर वहीं पर नीचे बेहोश करके फेंक देते हैं, जबकि वो सभी लोग जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं और फेल हो जाते हैं। अरे जाओ की टीम में जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं और अकेला हमारा जाओ बचता है। अब वहाँ पर पूरे 9 लकड़ी के पुतले हैं, वो सारे हमारे जाओ की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले एक लकड़ी का पुतला आगे बढ़ता है और जाओ को किक मारता है। जाओ उसकी किक को अवॉइड करता है। फिर दूसरा पुतला आगे बढ़ता है, उसे पंच मारता है। तो जाओ अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके साथ हिट होता है। जाओ कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे लकड़ी के पुतले हैं, मुझे इन सभी को अवॉइड करना होगा, ऊपर से इनकी स्पीड भी ज्यादा है। फिर से एक लकड़ी का पुतला आगे बढ़ता है, हमारे जाओ को एक जबरदस्त पंच मारता है। वो अपने दोनों बाजू को सामने करते हुए पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन लुढ़कता हुआ पीछे काफी दूर जाता है। जाओ कहता है ये सारे के सारे लकड़ी के पुतले तो वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल हैं, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं। इस राउंड के लिए जो 2 मेंटोर होते हैं जो कि सबको जज कर रहे होते हैं वो वहीं पर अंदर ही खड़े होते हैं। एक का नाम मेंटोर व्हाइट होता है और एक का नाम मेंटोर ब्लैक होता है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। व्हाइट कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का यहाँ पर और कितनी देर तक टिक पाएगा। ब्लैक उसे कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का और 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर टिक पाएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा अच्छी है। ये इनके सामने काफी अच्छे से उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ 30 मिनट में इसका काम तमाम हो जाएगा। व्हाइट उसे कहता है लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्यों ना हम
लोग यहाँ पर आपस में एक शर्त लगा लें, लेकिन ब्लैक उसके साथ यहाँ पर शर्त नहीं लगाता। जाओ वहाँ पर फाइट कर रहा था और कहता है ये सारे के सारे लकड़ी के पुतले तो काफी ज्यादा स्पेशल और पावरफुल है, मुझे इन सभी से बचना होगा तभी मैं पार जा पाऊंगा। अभी तो एग्जिट यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, ये लोग ज्यादातर मूव नहीं कर सकते वरना इन लोगों ने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया होता। तो जाओ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। मार खाने के बाद उसके चेहरे के ऊपर और बाजू के ऊपर काफी सारे ब्रूज होते हैं। वो कहता है मैं यहाँ पर सेकंड राउंड को फेल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैंने ग्रैंडपा से वादा किया था, मैंने अपनी मॉम और मून से वादा किया था कि मैं रॉयल अकेडमी को ज्वाइन करूंगा। और साथ ही जाओ यहाँ पर अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट्स को रिलीज करता है। वो यहाँ पर सबसे पहले अपनी ईगल स्नेक स्टेप को यूज करता है। वो यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स को यूज करेगा। अब वो यहाँ पर अपने ईगल स्नेक स्टेप को यूज करता है तो बड़ी स्पीड के साथ उनके अटैक्स को अवॉइड करना शुरू कर देता है। हमारे जाओ के पास 10,000 डीमन बीस्ट की आर्ट है जिसकी वजह से डिफरेंट डीमंस की पावर्स को यूज कर सकता है। तो यहाँ पर वो स्टेप्स को यूज करते हुए उनके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है और साथ ही उसने अपनी आंखों में एक स्पेशल पावर को एक्टिवेट किया होता है जो कि एक बटरफिश की वजह से होती है। वो कहता है 4 आंखों वाली बटरफिश का मैंने ब्लड पिया था जिसकी वजह से ये पावर मुझे स्पेशल पावर मुझे मिली है, ये आंखों वाला एट्रीब्यूट जिससे मैं इन सभी की स्पीड को देख सकता हूँ। मुझे पता चल जाता है कितनी स्पीड के साथ मेरे पर अटैक करने वाले हैं। हमारा जाओ बड़ी आसानी के साथ उन सभी के अटैक्स को वहाँ पर अवॉइड कर रहा होता है। मिस्टर व्हाइट कहते हैं तुमने देखा ये लड़का यहाँ पर किसी स्पेशल स्किल को यूज कर रहा है, ये यहाँ पर फुट स्टेप्स को यूज कर रहा है। ब्लैक उसे कहता है हाँ मुझे भी लगता है, अभी भी यहाँ पर जिस स्टेप को यूज किया वो स्नेक स्टेप था, लेकिन हमारी अकेडमी में इस तरह के स्टेप को सिखाया जाता है। लेकिन साथ ही उसने यहाँ पर ईगल स्टेप को भी यूज किया है। ये बहुत ही अजीब बात है, एक ही लड़के ने इतने सारे स्टेप्स को कैसे मास्टर कर लिया। ये तो काफी सारी टॉप लेवल की जनरल टेक्निक्स को जानता है। तुम्हारा जाओ उन सभी से फाइट करते हुए उन सभी के सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है। वो सारे के सारे पुतले उसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट चिल्लाकर कहते हैं ये लड़का यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये उनके सेंटर में क्यों जाकर खड़ा हो गया है। तुम्हारा जाओ उनके सेंटर में खड़ा होने के बाद जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है। ऊपर की तरफ जंप करने के बाद वो अपने हाथों में अपनी पावर को रिलीज करता है और स्पेशल स्किल जिसका नाम क्रेजी किलिंग होता है उसको यूज करते हुए मिलिट्री की स्पेशल टेक्निक जो कि कमांडर जैन ने उसको सिखाई थी वो स्लॉटर बॉक्सिंग वाली टेक्निक को यूज करते हुए उन सभी के माथे के ऊपर अपनी एनर्जी के साथ पंचेस मारता है। क्या कहता है ये वाला माहौल काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्टार्टर बॉक्सिंग को ही यूज करना चाहिए, मैं इसको प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। वो उन सभी के माथे के ऊपर मारता है, जिसके माथे के ऊपर वो पंच मारता है वो सारे के सारे वहीं पर गिर जाते हैं। जाओ कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने इन सभी के ऊपर अपनी स्लॉटर बॉक्सिंग के साथ अटैक किया और इनमें से काफी सारे गिर चुके हैं, बहुत ही कम बचे हैं। दो और पुतले भागते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जाओ दोनों हाथों में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और सिर्फ अपने हाथों को साइड के ऊपर करते हुए उन दोनों को अपना पंच मारता है जिससे वो दोनों भी वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और उनके अंदर भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। हमारे जाओ ने जहाँ पर 6 पुतलों को हरा दिया, अब सिर्फ वहाँ पर 3 ही पुतले बचे हैं। तो जाओ बाकी के 3 पुतलों की तरफ देखता है, वो गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं जबकि मिस्टर व्हाइट और मिस्टर ब्लैक दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारा जाओ यहाँ पर अपनी स्लॉटर बॉक्सिंग के मूव को यूज करते हुए जिसके साथ वो स्पेशल मूव क्रेजी थ्रॉट स्लॉटर होता है उसको यूज करता है। पुतले के गले के अंदर अपनी उंगलियों को धंसा देता है जिससे वो भी वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसने उस पुतले को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर बाकी के 2 पुतलों को भी वहाँ पर बड़ी आसानी से हराकर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। वो एग्जिट के रास्ते से बाहर निकलने वाला है जबकि मिस्टर व्हाइट और ब्लैक दोनों रास्ते में खड़े होते हैं। मिस्टर व्हाइट कहते हैं आज तक कोई भी इस टेस्ट को इस तरह पास नहीं कर पाया, सभी लोग मार खाकर यहाँ से बाहर निकले, लेकिन इसने 9 के 9 पुतलों को आसानी से हरा दिया और यहाँ पर अभी तक सही सलामत अच्छी कंडीशन में है। मतलब यह कि हमारी रॉयल अकेडमी को एक बहुत ही अच्छा जीनियस मिल गया है। एग्जिट के बाहर का सीन दिखाते हैं, वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं जो कि टेस्ट को पास करके बाहर निकले उन सभी की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। कोई अपनी टांग पकड़कर बैठा होता है और किसी के बाजू टूटे होते हैं, सभी लोग मार खा के निकले होते हैं जबकि हमारा जाओ सही कंडीशन में होता है। हमारा जाओ जैसे वहाँ से बाहर निकलता है उसी वक्त उससे साइड से आवाज आती है। क्लाउड उसे कहता है जाओ तुमने भी फाइनली इस टेस्ट को पास कर लिया, मुझे तो लगा था कि तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर पाओगे। हमारा जाओ जैसे उसकी तरफ देखता है उस बेचारे की हंसी छूट जाती है, वो बहुत ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है क्योंकि क्लाउड वन बहुत ही बुरी तरह से मार खा के बाहर निकला था और उस बेचारे की पूरी बॉडी के ऊपर पट्टियां लिपटी होती हैं। वो हंसते हुए से कहता है क्लाउड तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी हालत किसने कर दी। वो उसे कहता है मैं बड़ी मुश्किल से इस टेस्ट को पास करके बाहर निकल पाया हूँ, सारे के सारे लकड़ी के जो पुतले थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुम तो बिल्कुल सही सलामत बाहर निकले हो। जाओ उसे कहता है अच्छा ठीक है अब रोने की जरूरत नहीं है, एक बार हम लोग अकेडमी के स्टूडेंट बन जाए उसके बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट किया करूंगा, क्योंकि बच्चों ने काफी मार खाई होती है, इसी वजह से इन्हें रिकवर करने के लिए कुछ दिन दिए जाते हैं। कुछ दिनों के बाद इनका तीसरा राउंड स्टार्ट होता है। जो बच्चे इस टेस्ट में पास हुए थे उनका तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। उनके सामने एक एरिना होता है जहाँ पर उनका मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होने वाला है। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, इन सारे बच्चों को यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन में फाइट करना होगी। फाइट के बाद जो बच्चे पास होंगे उनको एक फाइनल टेस्ट देना होगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चे ही टॉप 100 में आएंगे। जो बच्चे टॉप 100 में आएंगे सिर्फ उन्हीं को ही रॉयल अकेडमी को ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। सारे बच्चे कंपटीशन अरीना के बाहर खड़े होते हैं, अपना इंतजार कर रहे होते हैं कब यहाँ पर अनाउंस किया जाए कि किस तरह हम लोग फाइट करने वाले हैं। यहीं पर पीछे एक पुतले के ऊपर हमारा जाओ और उसका दोस्त क्लाउड बैठे होते हैं। क्लाउड वन हमारे जाओ से कहता है पता नहीं टीचर सीटू कहाँ पर है, मैंने काफी दिनों से इनको नहीं देखा और मैं उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे टीचर सीटू से सच्चा प्यार हो गया है। ठीक है भाई मेरी बात सुनना, अगर कंपटीशन में हम दोनों के आपस में फाइट होती है तो मैं चाहता हूँ कि तुम जानबूझकर मुझसे हार जाओ ताकि मैं टीचर सीटू के सामने अपनी रिस्पेक्ट
बना सकूं, प्लीज मेरे ऊपर एहसान कर देना। जबकि हमारा जाओ सोच रहा होता है मुझे टॉप 100 में आना ही पड़ेगा ताकि मैं एकेडमी को ज्वाइन, ताकि वो इस टेस्ट को पास करके रॉयल एकेडमी का एक मेंबर बन सके। यहीं पर हमारा जाओ अपनी बैकग्राउंड सीन्स दिखाता है जहाँ पर उसे बोरी में बंद करके होपलेस अबीस में फेंक दिया गया था। वो कहता है मुझे अपनी फेट को खुद कंट्रोल करना होगा, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इस एकेडमी को ज्वाइन करना ही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, उन सभी को मेरी जरूरत है, जैसे मुझे उन सभी के लिए ये सब कुछ करना होगा। जाओ भी यहीं पर ये सब कुछ सोच रहा होता है कि उसी वक्त केट नैन किलिंग वहाँ पर आती है और उसे कहती है लड़के क्या तुम्हारा नाम जाओ जुई है? तो क्लाउड मान उसको देखते ही उसके नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो केट नैन किलिंग उसकी बात सुनने के बाद से कहती है बकवास बंद करो, जहाँ से दफा हो जाओ। हमारा जाओ से कहता है हाँ मेरा नाम जाओ जुई है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो केट उसे कहती है तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर रिंग में कंपटीशन के दौरान हम दोनों की फाइट अरेंज होती है तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाली हूँ। फिर साथ ही वो वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। वो कहता है ये क्या हुआ, पता नहीं ये लड़की कौन थी, यहाँ पर आकर ये सब कुछ कहकर चली गई। तो क्लाउड आगे बढ़ता और कहता है ब्रो तुमने तो इतना अच्छा माल छुपा कर रखा हुआ है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड भी है? जल्दी से मुझे भी इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाओ। जाओ उसे कहता है मैं तो खुद इस लड़की को नहीं जानता कि ये कौन है, और तुमने सुना नहीं कि वो यहाँ पर गुस्से के साथ मुझे धमकी देकर गई है, तुम्हें किसी एंगल से वो मेरी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। तो जाओ उसे कहता है मुझे लगता है कि वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड है, इसी वजह से वो तुमसे बात करने का बहाना ढूंढ रही थी और वो तुमसे इस तरह की बात करके गई है। जाओ कहता है तुम्हारे दिमाग का कोई भी इलाज नहीं कर सकता, तुम तो लड़कियों के लिए कुछ ज्यादा ही पागल हो। वाइस लीडर वहाँ पर आते हैं और सभी लोगों से कहते हैं तो तुम सभी लोगों का तीसरा राउंड यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, ये कंपटीशन का तीसरा राउंड है। तीसरे राउंड को हम लोग जब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो तुम सभी लोगों को ड्रा दिए जाएंगे, उसके अंदर से तुम्हें अपने नंबर निकालने होंगे, जिसके पास में नंबर आएंगे वहाँ पर 1 नंबर वाला 2 नंबर के साथ फाइट करेगा और 3 वाला 4 के साथ फाइट करेगा। तो इस राउंड में तुम्हारे जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के यहाँ पर रेफरी का काम करेंगे। वे लोग यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखेंगे, जो भी यहाँ पर मैच को हार जाएगा वो फेल हो जाएगा, जो भी यहाँ पर सरेंडर करेगा वो मैच को फेल कर देगा। तुम लोग यहाँ पर वेपन्स को यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की जान नहीं ले सकते। अगर किसी ने भी यहाँ पर रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो इमीडिएटली उसे मार दिया जाएगा, इसी वजह से रूल्स को फॉलो करना। जल्दी से यहाँ पर आओ और अपने अपने नंबर निकालो। तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि यहाँ पर उनके नंबर निकलने वाले हैं। जाओ और उसके साथ क्लाउड दोनों जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि वहीं पर पीछे प्रिंस भी खड़ा होता है। प्रिंस कहता है इस बार फाइट में हम दोनों राइवल्स होते हैं, हम दोनों की फाइट होती है, तो फिर ठीक है मैं इस लड़के को मार डालूंगा ताकि मैं अपना गुस्सा उतार सकूं, इसके बंदर ने मेरा पीछ खा लिया। एक और यंग मास्टर भी होता है जिसका नाम मास्टर ची होता है। एक और यंग मास्टर भी होता है जिसका नाम मास्टर ची होता है। मास्टर ची वहाँ पर सभी लड़कों से कहता है अगर जिसका भी मुकाबला यहाँ पर इस लड़के के साथ होता है इस कंपटीशन में, जो भी इसका सामना करेगा, मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को इतना ज्यादा पीटो कि इसकी मैडगन्स को ब्लॉक कर दो, ये दोबारा से एक बेवकूफ बन जाना चाहिए। कि अगर यहाँ पर तुम लोगों ने इसको इतनी बुरी तरह से नहीं पीटा तो मुझे यहाँ पर इंपीरियल सिटी में बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा। इन सभी लोगों को यहाँ पर पहले जाओ जुई को बुरी तरह से पीटने का कह देता है। जैसे वहाँ पर ड्रॉस निकालने की बारी आती है तो सबसे पहले टीचर सीटू उनके सामने अपीयर होती है। टीचर सीटू वहाँ पर बहुत ही फॉर्मल सी ड्रेस पहनकर आई होती है और वो बहुत हॉट लग रही होती है। लड़के उसे देखते ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जाओ और क्लाउड वन वो दोनों भीड़ के पीछे होते हैं, उन लोगों ने अभी तक मिस को वहाँ पर देखा नहीं होता। अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, ये सभी लोग यहाँ पर अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे जाओ और क्लाउड वन वो दोनों ही उन लोगों को साइड पर हटाते हुए उनके बीच से जब बाहर की तरफ निकलते हैं वो सामने की तरफ देखते हैं, यानी कि वो अरीना के सेंटर में देखते हैं। जैसे वो अरीना के सेंटर में देखते हैं उन दोनों को एक जबरदस्त झटका लगता है। वहाँ पर उनके सामने टीचर सीटू खड़ी होती है और टीचर सीटू को देखते ही वहाँ पर एक बिजली चमकती है। मुर्गा जो कि पहले बैठा होता है वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही ताकतवर बन जाता है, एक सुपरमैन बन जाता है। यहाँ पर जिसको इस मुर्गे की समझ नहीं आई दूसरे लोगों के कमेंट्स पढ़ के देख सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारे जाओ को भी यहाँ पर झटका लगता है और उसकी नाक से भी ब्लड बहना शुरू हो जाता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है। ये दोनों बेवकूफ यहाँ पर अपनी नाक से बहते हुए खून के साथ खड़े होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। क्लाउड वन कहता है मुझे लगता है कि मुझे अब इससे पक्का प्यार हो गया है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मुझे उम्मीद है कि अकेडमी में ज्वाइन करने के बाद इसको अपने किसी न किसी तरीके से इम्प्रेस तो जरूर ही कर लूंगा। जाओ उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम सिर्फ इसी से प्यार नहीं करते बल्कि जिस भी लड़की को देखते हो तुम तो उसी से प्यार करना शुरू कर देते हो। और उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और जाकर अपने अपने ड्रा लॉटरी नंबर निकालते हैं। तो उन दोनों के जो नंबर आते हैं, क्लाउड का नंबर 44 होता है और उसे रिंग 4 में जाकर फाइट करनी है, जबकि हमारे जाओ का नंबर 228 होता है और उसे रिंग 8 में जाकर फाइट करनी है। जाओ पहले बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि उसके पास 44 नंबर आया और रिंग 4 में फाइट करनी है। फिर साथ ही वो वहाँ पर पैरानॉइड हो जाता है और कहता है ये क्या, ये तो सेम नंबर है यानी 444, ये तो डेथ का नंबर है, ये तो क्या मैं तो मरने वाला हूँ, इसका मतलब मैं इस टेस्ट को पास नहीं कर पाऊंगा। बेचारा वहाँ पर पागलू जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। जाओ वहीं पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही पैरानॉइड हो, तुम्हें क्या लगता है कि नंबर का गलत आ जाने की वजह से तुम टेस्ट को फेल कर दोगे? अच्छा ठीक है जाओ जाकर फेल हो जाओ। अब हमारा जाओ बहुत एक्साइटेड और खुश होता है और क्लाउड वन वहीं पर उसके पीछे अपना सर झुकाकर बैठा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके लिए बैड लक है कि उसका नंबर 444 आ गया है। टीचर उन सभी लोगों से कहती है नंबर 1 और नंबर 2 अरीना में आ जाओ, तो फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो वहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 जल्दी से जाम करते हुए अरीना में आ जाते हैं। सीटू यहाँ पर इनकी
रेफरी बनने वाली है। तो वो लोग जल्दी से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तो टीचर उन लोगों से कहती है चलो फाइट को स्टार्ट करो। उन्हें लड़के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इन लोगों ने भी पिछले टेस्ट को पास किया है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ पंचेस को टकराते हैं। वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। फिर साथ ही वो दोनों एक दूसरे को किक्स मारना स्टार्ट करते हैं। जाओ कहता है फिर से बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं भी यहाँ पर फाइट करूंगा। जाओ की बारी तो बहुत ज्यादा दूर आने वाली है क्योंकि इसका नंबर 228 है और अभी तो बहुत सारे नंबर आना बाकी है। करते करते नंबर 127 पर पहुंचता है, फिर नंबर 226 पर पहुंचता है और फिर लास्ट के ऊपर जाओ की बारी आ जाती है। मिस सीटू कहती है तो नंबर 127 और 128 यहाँ पर आ जाओ। हमारा जाओ कहता है मैंने यहाँ पर बहुत सारी फाइट्स को देखा है और मैंने इन फाइट्स को देखने के बाद एक ही अंदाजा लगाया, यहाँ पर जीतने वाले को रिस्पेक्ट मिलती है जबकि हारने वाले को यहाँ पर दूसरों का तरस भी नहीं मिलता, क्योंकि वो सभी लोग उसके ऊपर तरस भी नहीं खाते और वो चुपचाप यहाँ से बाहर चला जाता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर सीटू कहती है 27 और 28 जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो हमारा जाओ बड़े एक्शन के साथ बैक फ्लिप करते हुए जंप करते हुए ऊपर जाता है और अरीना में जाकर खड़ा हो जाता है मिस सीटू के पास। मिस सीटू भी उसे देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि वो तो पहले इस लड़के से इम्प्रेस है। इसका कल्टीवेशन लेवल लो है लेकिन इसके पास जो स्ट्रेंथ है वो जनरल लेवल की है। बहुत सारी लड़कियां भी वहाँ पर हमारे जाओ को देखकर बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती हैं। वो लोग कहती हैं एक बार जब लड़का अकेडमी में आ जाए उसके बाद हम तो इसको पक्का फंसा लेंगी। जबकि केट नैन किलिंग भी वहीं पर खड़ी होती है। केट कहती है ये लड़का तो बस थोड़ा सा हैंडसम दिखता है, पता नहीं मेरे भाई को इस लड़के में क्या दिखा, ये तो कमजोर सा लड़का है, पता नहीं ये फाइट को जीत भी पाएगा या नहीं। केट कहती है चलो देखते हैं क्या ये इस फाइट को जीत पाता है या नहीं। अगर ये इस फाइट को जीत पाया तो साबित होगा कि ये वाकई में अच्छा है। हमारे जाओ के सामने एक लड़का निकल कर आता है जिसका नंबर 27 होता है और वो काफी हटा कटा आता है। वो जाओ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है आज देखना मैं तुम्हारा भरता बनाने वाला हूँ। उनसे कहती है चलो ठीक है तुम लोग फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। जैसी फाइट स्टार्ट होती है वो लड़का फिर से यहाँ पर डायलॉग मारता है और उसे कहता है लड़के अब जरा बच कर रहना क्योंकि अगर मेरा एक भी पंच तुम्हें पड़ गया तो तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से दर्द होने वाला है, इसलिए पहले यहाँ पर सरेंडर कर दो। जबकि हमारा जाओ अपनी स्नेक आर्ट को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंच जाता है। उसे कहता है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा किसको दर्द होने वाला है। उस लड़के के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। सिर्फ एक ही पंच के साथ उस लड़के के मुंह से ब्लड निकलता है और वो उड़ता हुआ अरीना से बाहर जाकर गिरता है और इसी के साथ ही हमारे जाओ ने अपने पहले मैच को जीत लिया है। हमारा जाओ कहता है मैंने इस वक्त अपने पंच में 200 kg की पावर को यूज किया था जो कि एक पीक लेवल के जॉन वॉरियर के बराबर की पावर थी। उसके पास तो जीतने का कोई चांस ही नहीं था और हमारा जाओ वहाँ पर उन सभी के सामने खड़ा हो जाता था कि वो सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। टीचर सीटू भी कहती है तो जाओ जुई ने अपनी फाइट को जीत लिया है। बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर देख रहे होते हैं कि इस लड़के ने एक पंच में अपनी फाइट को जीता है। तो जाओ वहाँ पर उन सभी के सामने एक्शन के साथ चलता हुआ जा रहा होता है। उन सभी से कहता है यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे हरा सके। सभी लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। अभी भी इस लड़के ने जिस लड़के को पंच मारा वो एक मीडियम लेवल का जॉन वॉरियर था लेकिन उस लड़के ने उसको इतनी आसानी से एक ही पंच में हरा दिया, हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। जबकि हमारा जाओ सोच रहा होता है अगर इन सभी लोगों को पता चल जाए कि मैं एक जॉन लेवल का सोल्जर हूँ, मैं एक वॉरियर लेवल पर भी नहीं हूँ, फिर तो ये लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि मेरी कल्टीवेशन तो अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुई है। वो चलता हुआ जा रहा था तो सामने वॉन होता है। वॉन उसे कहता है ब्रदर क्या तुमने अपने मैच को जीत लिया, अपने मैच को जीत लिया है। जाओ उसे कहता है बेवकूफ अगर तुमने यहाँ पर अपने मैच को जीत लिया है तो फिर मैं कैसे हार सकता हूँ, मैंने भी अपने मैच को जीत लिया है। जाओ उसे कहता है हाँ मुझे लगता है कि हम दोनों ही इस मैच को जीत सकते हैं, हम दोनों इकट्ठे इस अकेडमी में जाएंगे, हम दोनों टॉप क्लास के जीनियसेस हैं। साथ ही वो उदास हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं उस रिंग में नहीं था जहाँ पर टीचर सीटू थी, वरना मैं उसे अपनी फाइट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर देता। वो मेरी फाइट देखकर बहुत ज्यादा खुश होती और उसके बाद मेरे चक्कर में पड़ जाती। पहले दिन का कंपटीशन ओवर हो जाता है और अगले दिन फिर से यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। वो सभी लोग फिर से जाकर अपने अपने नंबर निकालते हैं। तो नंबर निकालने के बाद जाओ ने जिस रिंग में फाइट करनी होती है जो उसका नंबर होता है उसके मुताबिक फिर से उनकी रेफरी टीचर सीटू होती है। उसे कहता है ये क्या यार तुम्हारी किस्मत तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तुम फिर से टीचर सीटू की रिंग में जाकर फाइट करने वाले हो, जबकि मुझे उनसे मिलने का मौका कब मिलेगा। जाओ उसे कहता है उदास मत हो, एक बार हम लोग अकेडमी को ज्वाइन कर ले, उसके बाद तो हम लोग रोजाना ही टीचर सीटू को देखा करेंगे, जाओ जाकर अपने मैच को जीत कर आओ। तो टीचर सीटू अरीना में खड़ी होकर कहती है तो ठीक है फिर अगला ग्रुप यहाँ पर आ जाओ, किस किस की बारी है जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो हमारा जाओ होता है जबकि दूसरी तरफ एक लड़की होती है। इन दोनों में यहाँ पर फाइट होने वाली है कि इन लोगों ने पिछले कंपटीशन को जीता है, इसका मतलब ये लोग पहले से ज्यादा पावरफुल है। तो इस खूबसूरत लड़की का नाम भी मून होता है और ये एक पावरफुल लड़की है। तो हमारा जाओ से अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जाओ जुई है। लड़की उसे आगे से अपना नाम नहीं बताती और जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती है और सोच रही होती है तो यही वो बेवकूफ लड़का है जिसके बारे में मास्टर ची ने मुझे कहा था कि इस लड़के को हराना है और बुरी तरह से हराना है कि इसकी मेडियंस बर्बाद हो जाए, इसे यहाँ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करना होगा, तभी जाकर यंग मास्टर ची की रिक्वेस्ट पूरी होगी। मास्टर ची भी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि इस बेवकूफ लड़की की फाइट यहाँ पर मून के साथ हो जाएगी, ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। मून एक बहुत ही पावरफुल लड़की है और ये आसानी के साथ इस लड़के को हरा सकती है। तो मिस सीटू जैसी वहाँ पर उन लोगों से कहती है चलो ठीक है फाइट को स्टार्ट करो। फाइट स्टार्ट होता ही मून बड़ी स्पीड के साथ हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आती है, जबकि हमारा जाओ उसकी तलवार के अटैक को अवॉइड करता है और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा फास्ट है। मून उसके ऊपर पहला अटैक करने के बाद फिर से जंप करते हुए किक मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो मून के लिए आगे बढ़ती है। जाओ भी ये सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा
एक्साइटेड हो जाता है। जाओ कहता है इस लड़की के पास तो काफी सारे स्किल्स हैं, पर खड़े खड़े अपनी स्नेक आर्ट को यूज करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। इससे मून जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। वो जंप करते हुए पीछे हटती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहती है तुम्हारे पास भी स्किल्स हैं। जबकि हमारा जाओ फिर से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और अपने वुल्फ पंच को यूज करते हुए उसे पंच मारने लगता है। उसके मुंह के ऊपर पंच मारने लगता है, जिसकी वजह से मून जल्दी से नीचे की तरफ झुकते हुए अपने पाँव को घुमाती है और उसके चूजे के ऊपर किक मारने लगती है। उसका चूजा बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो हमारा जाओ जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हटता है और अपने चूजे को बचा लेता है, जबकि उसका चूजा भी वहाँ पर एक लंबी सांस लेता है। जाओ चलाकर उसे कहता है ये क्या बकवास थी, तुमने यहाँ पर ये क्या हरकत की, क्या तुम मेरे चूजे को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। जबकि मून उसके सामने मासूम बनने का नाटक कर रही होती है। उसके बाद वो फिर से अपनी तलवार उठाती है और उसे कहती है चलो अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाली हूँ। और साथ ही वो अपनी तलवार को लेकर सामने की तरफ आगे बढ़ती है और अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम स्ट्रॉन्ग विंड स्वर्ड शैडो होता है उसको यूज करती है। जाओ भी वहाँ पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है लड़की तुमने यहाँ पर मुझे ये सब कुछ करने में मजबूर किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हमारा जाओ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। वो स्नेक आर्ट को यूज करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उसके हाथ को सीज कर लेता है और उसके साथ ही वो उसको एक ही हाथ के साथ पकड़कर ऊपर की तरफ झटका देता है, जिससे वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। फिर ऐसा समझ ले कि हमारा जाओ से उठाकर एक ही हाथ के साथ पीछे की तरफ पटक देता है। वो पीछे की तरफ जंप करते बैक फ्लिप करते हुए अपने आप को संभालती है और वहीं पर रुक जाती है। फिर साथ ही वो फिर से अपनी तलवार को लेकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ती है। जाओ के ऊपर फिर से अटैक करती है, जबकि हमारा जाओ फिर से उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। देखने वाले बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और वो कहते हैं आज की फाइट देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आ गया, ये लड़की भी बहुत ज्यादा स्पेशल है और ऊपर से वो लड़का हर अटैक को ब्लॉक किए जा रहा है। मून की स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, लगता है की वो टॉप लेवल की जान वॉरियर है। सभी लोग यहाँ पर मून को ज्यादा प्रेज कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं लगता है कि मून टॉप 100 में जरूर अपनी जगह बना लेगी, ये इस लड़के को हरा देगी। लेकिन ये जाओ जुई भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। लगता है कि ये इस लड़की के ऊपर जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर रहा है, इसी वजह से ये इस लड़की को ताकि नुकसान न पहुंचा दे, वरना इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा। हम लोग इसके पहले मैचेस को देख चुके हैं। हमारा जाओ अभी भी वहाँ पर उसके साथ फाइट कर रहा था और उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। हमारा जाओ कहता है तो लगता है कि अब यहाँ पर इस फाइट को क्विकली खत्म करने का वक्त आ चुका है। साथ ही वो यहाँ पर अपने डीमन स्किल को यूज करता है। इस बार वो टाइगर बॉक्सिंग को यूज कर रहा है। वो अब टाइगर की एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर उसके सामने की तरफ अटैक करता है और जबकि अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो हमारा जाओ अपने हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ लेता है। फिर साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ता है और अपने दूसरे हाथ के पंच को बनाते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। इससे मून भी उड़ते हुए पीछे वाले पिलर के साथ जाकर टकराती है और पिलर के साथ टकराने के बाद वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। तो मिस सीटू भी वहीं पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है, काफी हैरान हो रही होती है। मून वहाँ पर गिरने के बाद जख्मी होती है, लेकिन फिर से उठकर खड़ी हो जाती है, अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाती है और अपनी स्पेशल स्किल जिसका नाम फ्लाइंग मून होता है उसको यूज करती है। अपने स्पेशल स्किल को यूज करते हुए अपनी एनर्जी के साथ अपनी तलवार को इम्यूट करती है और अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए सामने की तरफ सीधा स्टैब करती है। वो जाओ को स्टैब करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही होती है कि तलवार जाओ के माथे के करीब पहुंचती है। उसी वक्त हमारा जाओ अपने स्नेक स्किल को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से साइड के ऊपर हट जाता है और वहां से हटने के बाद साइड के ऊपर चला जाता है, जबकि मून वहीं से पीछे की तरफ घूमती है और अपनी तलवार को घुमाते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक करती है। जाओ फिर से वहां पर स्नेक स्किल को यूज करते हुए इसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, फिर जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है, जबकि मून अभी भी अपनी तलवार के साथ लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रही होती है। जाओ जंप करते हुए काफी दूर चला जाता है। वो रिंग के एंड के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसका दोस्त चिल्लाकर उसे कहता है अब चलो भी ब्रो, तुम यहाँ पर इस लड़की से तो नहीं हार सकते, तुम्हें एक लड़की से बिल्कुल भी नहीं हारना चाहिए, चलो जल्दी से इसको हरा दो। जाओ यहाँ पर एक और डीमन स्किल को यूज करता है जो कि बुल फुट के नाम से होता है, यानी कि वो एक बुल की तरह अपने फुट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लेता है, ग्राउंड के अंदर उसे दंसाकर उसके अंदर पावर को जनरेट करता है और इसी के साथ ही वो अपने पाँव को आगे की तरफ करते हुए किक मारता है जो कि सीधी मून के हाथ के ऊपर लगती है और मून के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। मून के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। हमारा जाओ स्नेक स्किल को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और पीछे वाली साइड पर जाने के बाद बड़ी क्रिंजी सी स्माइल देते हुए बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है और पीछे की वाली साइड से आकर वो मून को आकर जकड़ लेता है। उसने अपने दोनों हाथों को उसकी चेस्ट के नीचे रखा होता है और वहाँ पर उसको दबा रहा होता है, जिसकी वजह से मून वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है, जबकि बाकी के सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कमीने कहीं के ये तुम क्या खा रहे हो, ये एक मैच है, तुम यहाँ पर इतनी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग वहाँ पर उसे घटिया कह रहे होते हैं, बहुत सारे उसे बेशर्म कह रहे होते हैं और बहुत सारे उसे चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यंग मास्टर ची भी ये देखने के बाद काफी गुस्सा होता है और वो अपने साथियों से कहता है अगर तुम में से कोई भी अगली बार इसे रिंग में मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसको मार डालो। हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर ओपोनेंट को मारना अलाउड नहीं है, लेकिन तुम इसे मार डालना, बाकी का सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो हमारा जाओ मून से कहता जबकि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आई थी, मैं यहाँ पर सबका ब्लेम मेरे पर नहीं डालना चाहिए कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, चलो जल्दी से यहाँ पर हार मान लो क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मून शर्माते हुए चिल्लाकर उसे कहती है मुझे जाने
दो, तुम यहाँ पर मुझे इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है। हमारे जाओ ने क्योंकि उसको पकड़ा होता है, वो पहले तो वहाँ पर बैटल की हीट में था, इसी वजह से उसे कोई समझ नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो शांत होता है तो उसे वहाँ पर उसकी फ्रेग्रेंस महसूस होती है, उसे लड़की के बदन से उसकी खुशबू आती है, साथ ही उसके हाथ जो उसके बूब्स के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, उसे टच होता है तो वो कहता है तो बहुत ज्यादा नर्म नर्म है। जैसे ही वो वहाँ पर स्मेल को महसूस करता है, उसी वक्त वो चूजा जो कि छोटा सा था अब वो एक बड़ा सा मुर्गा बन जाता है और एक सुपरमैन बन जाता है, और वो अपने ऊपर से सारे के सारे कपड़ों को भी फाड़ देता है। तो यहाँ पर पिछली एपिसोड में भी आप लोगों ने ये मुर्गा देखा था, तो यहाँ पर आपको सही से समझ आएगी। मैं आपको ये वाला सीन सही करके दिखा रहा हूँ, जहाँ पर नीचे से कुछ टच होता है, जिसकी वजह से मून के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं, उसे भी कुछ महसूस होता है। इसी के साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है ठीक है मैं हार मानती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर वो वहीं पर नीचे बैठ कर रोना शुरू कर देती है। तुम्हारा जाओ यहाँ पर अपने दूसरे मैच को भी जीत चुका है। दूसरे मैच को जीतने के बाद वो बड़ी एटीट्यूड के साथ ऊपर से नीचे उतर रहा होता है, जबकि मिस सीटू कहती है ये लड़का अच्छा और जीनियस है, लेकिन जो एक वुमेनाइजर है, यानी कि एक ठरकी लड़का, इसने यहाँ पर जो इस लड़की के साथ हरकत की है वो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक थी। माना जाओ हंसते हुए सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों को अगर मेरे पर गुस्सा करना है तो कर सकते हो, तुम लोग क्या चाहते थे कि मैं वहाँ पर खड़ा रहता और वो लड़की मुझे मार डालती। जो उस लड़की को हराना था, चाहे मुझे यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ शर्मनाक हरकत ही क्यों ना पड़नी पड़े, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। माना जाओ ये सोचते हुए वहाँ से चल पड़ता है, कहता है यही ठीक है, मैं इन सभी के सामने शर्मनाक इंसान ही अच्छा हूँ, क्या इसके कि यहाँ पर एक जेंटलमैन बनकर किसी लड़की के हाथों से हारने के। जाओ अपने रिंग से बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद उसी वक्त उसका दोस्त वॉन भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है ब्रो वाकई में तुम तो मेरे रोल मॉडल बन गए हो, मैं तो यहाँ पर लड़कियों की बात कर रहा था लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े ठरकी निकले। इसी के साथ ही क्लाउड वहाँ पर लाट टपकाते हुए उसे कहता है तुमने उस लड़की के बारे में क्या सोचा, क्या तुमने वहाँ पर महसूस करके देखा, उसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे। तुम्हारा जाओ गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मैच के ऊपर ध्यान दे रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो फिर साथ ही क्लाउड वहीं पर उदास हो जाता है और उसे कहता है हालांकि मैं यहाँ पर अपने आप को दुनिया का बड़ा ठरकी समझता हूँ, लेकिन देखो तो सही तुम मुझसे भी बड़े ठरकी निकले। मैंने तो आज तक किसी लड़की को टच करके भी नहीं देखा और तुमने तो सीधा जाकर उसके बूब्स को ही पकड़ लिया। फिर साथ ही उसे कहता है ब्रो तुम तो मेरे भाई हो ना, क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर ये वाली टेक्निक सिखाओ कि कैसे किसी लड़की के बूब्स को पीछे से पकड़ते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि तुम मुझे ये वाला स्किल सिखाओ कि कैसे हम लोग किसी लड़की को मैच में हरा सकते हैं। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम मेरा सामना भी किसी लड़की के साथ हो जाए और मैं बुरी तरह से उससे मार खा लूं। माना जाओ उसके सर में एक पंच मारता और कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मुझे समझ के आ रहे हो। पर मार खाने के बाद अभी भी उसकी घंटी वहीं पर अटकी होती है। वो बार बार उसे कह रहा था कि मुझे ये वाला स्किल सिखा दो। जाओ उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ये वाला स्किल सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें पूरे 3 दिन तक अपना मुंह बंद रखना होगा, तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी, फिर मैं तुम्हें ये वाला स्किल सिखाऊंगा। कुछ लाकर कहता है नहीं ब्रो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम्हें पता है कि मैं 1 सेकंड के लिए भी मुंह बंद नहीं रख सकता, तो फिर मैं 3 दिन तक मुंह कैसे बंद रखूंगा। उसके बाद फिर से इनके कंपटीशन स्टार्ट होती है। अभी यहाँ पर काफी सारी फाइट्स होना बाकी है। तुम्हारे जाओ की एक और लड़की के साथ फाइट होती है, वो काफी ज्यादा टफ होता है। उस लड़के के साथ फाइट के दौरान दोनों के मुंह पर एक पंच पड़ता है और उसके बाद वो लड़का नीचे गिर जाता है और हार जाता है। हमारा जाओ यहाँ पर इस मैच को भी जीत लेता है। हमारे जाओ ने यहाँ पर लगातार अपने 3 मैचेस को जीत लिया और उसके बाद उसका चौथा मैच जो होता है वो प्रिंस के साथ होता है। फाइनली यहाँ पर प्रिंस को भी मौका मिल गया है अपने उस स्पीच का बदला लेने का। तो प्रिंस हमारे जाओ के सामने खड़ा होता है, जबकि बाकी सभी लोग भी कैरी होते हैं। जाओ ने यहाँ पर अपने पिछले 3 मैचेस को जीत गया है, जबकि इस प्रिंस ने भी अपने 3 मैचेस को जीता है। तो अब यहाँ पर इनका फाइनल मैच होने वाला है। इन दोनों में से एक ही यहाँ पर सिलेक्ट हो पाएगा। ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों ने अपने ओपोनेंट्स को स्टार्ट होने के कुछ ही सेकंड्स के बाद हरा दिया था। जाओ और प्रिंस दोनों एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं। इसके हाथ में उसका फैन होता है, वो उस फैन को फेंक देता है और हंसते हुए से कहता है लड़के मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फाइनली तुम मेरे हाथे आ जाओगे, फाइनली तुम मेरे हाथे लागी गए। मैं तो यही सोच रहा था कि मेरा मुकाबला तुम्हारे साथ हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा या फिर तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। जाओ भी हंसते हुए से कहता है ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा मुकाबला यहाँ पर तुम्हारे साथ होने वाला है। जाओ कहता है तो लगता है कि तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ ही नहीं था कि तुम इस बार अकेडमी को ज्वाइन कर सको, इसी वजह से अब तुम मुझसे हार कर बाहर जाने वाले हो। इस बात से गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है चलो देखते हैं कि यहाँ पर कौन बाहर जाने वाला है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है कि हमारा जाओ ग्राउंड के अपने पाँव को दर्शाकर बुल किक को यूज करते हुए उसे एक जबरदस्त किक मारता है। वो भी उसके किक को ब्लॉक करता है, वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। देखने वाले कहते हैं इस बार का मैच तो बहुत ज्यादा कट ऑफ होने वाला है, दोनों ही ओपोनेंट्स बहुत ज्यादा बहादुर और बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे जाओ की बुल किक की वजह से प्रिंस भी पीछे की तरफ हट जाता है। उसे भी महसूस होता है कि इस लड़की की पावर काफी ज्यादा है, मुझे लगा था कि ये दिखने में वीक है तो ये वीक होगा। जाओ फिर से जाम करते हुए अपने वुल्फ पंच को यूज करते हुए प्रिंस के चेहरे के ऊपर पंच मारने लगा है, जबकि वहाँ पर जो रेफरी मेंटोर खड़ा होता है वो भी वहाँ पर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है लड़का हालांकि इसके कल्टीवेशन लेवल सिर्फ एक वॉरियर लेवल की है, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर जिस पावर को एक्सर्ट किया है वो एक लो लेवल के जनरल के बराबर है। यही बात मिस सीटू ने भी कही थी। जाओ अपने पंच को रेडी करते हुए प्रिंस को पंच मारता है। प्रिंस अपने हाथों को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। जाओ उसके ऊपर लगातार बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है। वो उसके सारे पंचेस को ब्लॉक करते हुए पीछे तक लुढ़कता हुआ जाता है और एंड के ऊपर जाकर खड़ा हो
जाता है। जाओ उसे कहता है तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे एक सबक सिखाने वाले हो, लेकिन लगता नहीं है कि अब तुम मुझे कोई सबक सिखा पाओगे। इस बात से प्रिंस और भी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं पूरे के पूरे जिंग हान डायनेस्टी का प्रिंस हूँ और मैं प्रिंस होने के नाते तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान है तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल को यूज करते हुए अपनी पाम को सामने की तरफ करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से सामने की तरफ से पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो फिर से हमारा जाओ उसके ऊपर भारी पड़ता है क्योंकि हमारे जाओ के पास डीमंस की पावर है जो कि उसकी पावर से ज्यादा है। बार बार उसे पंचेस मारता है और उसे पीछे की तरफ फिर से हटा देता है। इस यहाँ पर सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या चीज है जो इस लड़के को इतनी ज्यादा पावर दे रही है, इसकी पावर्स मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है। मुझे तो इसके कल्टीवेशन की समझ नहीं आ रही। क्या ये एक पीक एक्सपर्ट है, ये पीक वॉरियर स्टेज के ऊपर है या फिर ये लो लेवल के जनरल लेवल पर है, तो अपनी पावर्स के साथ इसको सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है। इस लड़के का मसला क्या है? तुम्हारा जाओ अभी भी से पंचेस मार रहा था। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं वाला कंपटीशन देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये दोनों ही टॉप लेवल के वॉरियर्स हैं, यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हैं कि अब यहाँ पर इन दोनों में से कौन हारेगा। तो यहीं पर पंचिंग के दौरान एक पंच प्रिंस के चेहरे के ऊपर लगता है जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर कट लग जाता है और उसका ब्लड बहना शुरू हो जाता है। वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। पीछे हटने के बाद जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी स्वर्ड को अपने पास बुलाता है। वो अपनी स्वर्ड को इशारा करता है तो उसकी स्वर्ड पीछे से उड़ती हुई उस सरीना की तरफ आगे बढ़ती है। वो वहाँ पर उसने पीछे रखी होती है जो कि उस सारे लोगों को जो वहाँ पर तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं उन सभी के ऊपर से उड़ती हुई सीधी बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। जाओ जो कि उसकी तरफ पीट करके खड़ा होता है, वो तलवार उसकी पीठ में लगने लगती है तो जाओ पहले उसे आता हुआ देख लेता है और फिर बड़ी मुश्किल के साथ उसको वहाँ पर अवॉइड कर लेता है। वो उसको अवॉइड करता है जबकि प्रिंस उस तलवार को अपने हाथ में कैच कर लेता है। उस तलवार को लेकर हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो तलवार लेकर उसके करीब पहुंचता है। उसी वक्त उसे अपने बंदर की आवाज आती है। तुम्हारे जाओ का बंदर पीछे जनता में खड़ा होता है। एक बार उसके पास वो टूटा हुआ गॉडली वेपन होता है। वो उस वेपन को उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। उस वेपन को जाओ के हाथ में फेंकता है। तुम्हारा जाओ भी उस अपनी तलवार को कैच कर लेता है और कहता है लिटिल ब्रदर तुमने वाकई में काम कर दिया, तुमने तो यहाँ पर टाइम के ऊपर मेरी मदद की है। वो सामने की तरफ से प्रिंस अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा जाओ अपने टूटे हुए गॉडली वेपन को यूज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है और उसकी तलवार दो टुकड़ों में कट जाती है। देखकर प्रिंस और बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान जाते हैं। प्रिंस कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक मीडियम लेवल का वेपन था लेकिन इसने इतनी आसानी के साथ इस वेपन को कैसे तोड़ दिया। जाओ से कहता है थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे थे, अब मेरी बारी है, देखते हैं कि अब तुम कैसे यहाँ पर एरोगेंस दिखाते हो। और हमारा जाओ अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर बार बार अटैक्स करता है। अटैक्स को अवॉइड तो कर रहा होता है लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर जगह जगह पर कट्स लगती है। वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जाओ उसे कहता है मैंने तो कहा था कि तुम एक बहुत ही गुड फाइटर हो, तुम यहाँ पर मुझे क्रिपल करने वाले हो, अब क्या हुआ, क्या तुम इसे फाइट नहीं करोगे? लगता है कि तुम्हें फाइट करना भूल गया है। इस यहाँ पर सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पर इससे फाइट करता रहा तो मैं बहुत ही बुरी तरह से हारूंगा, इससे अच्छा है मैं यहाँ पर खुद ही हार मान लूं, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना से बाहर निकल जाता है और कहता है ठीक है मैं गिव अप करता हूँ। जैसे वो खड़े होकर वहाँ पर गिव अप का कहता है उसी वक्त हमारे जाओ का पाँव उसके मुंह के करीब पहुंचता है और उसे एक जबरदस्त किक पड़ती है जिससे वो उड़ता हुआ जनता में जाकर गिरता है। उस बेचारे की हालत काफी खराब हो जाती है। हमारा जाओ रेफरी से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर फाइट में इतना ज्यादा मगन हो गया था मुझे याद नहीं रहा कि अरीना से बाहर निकल गया, इसी वजह से मैंने किक मार दी, फुट मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। रेफरी उसे कहता है इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ लेकिन अगली बार तुमने इस तरह की कोई गलती की तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके साथ ही भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं यंग प्रिंस क्या तुम ठीक हो? कहता है मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारा जाओ उससे कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जानबूझकर बाहर जा रहे हो ताकि तुम सरेंडर कर सको और मैंने जानबूझकर तुम्हारे मुंह पर किक मारी है। तुम्हें पता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम यहाँ से भाग रहे हो, चाहे तुम एक प्रिंस ही क्यों ना हो, कोई भी यहाँ पर तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। आज के इस लेसन को हमेशा याद रखना। यहाँ पर अपने अरीना में अपनी फाइट को जीतने के बाद क्या अब इसकी सिर्फ फाइनल सिलेक्शन वाला टेस्ट रह गया है तो इसी वजह से ये क्लाउड वन का मैच देखने के लिए उसके अरीना की तरफ चला जाता है। वो कहता है चलो चल के क्लाउड के मैच को देखते हैं। जैसे ही अरीना के करीब पहुंचता है तो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्लाउड वन वहाँ पर अपने ओपोनेंट के साथ फाइट नहीं कर रहा था बल्कि अरीना में भाग रहा होता है जबकि उसका ओपोनेंट उसका पीछा कर रहा होता है। तो क्लाउड यहाँ पर जानबूझकर आगे आगे भाग रहा होता है ताकि वो बंदा उसका पीछा करते करते बहुत ज्यादा थक जाए तो उसके बाद उसे आसानी से हरा सकता है। तो वो उसे बार बार कह रहा होता है कि चलो जल्दी आओ और मुझे पंच मारो। वो जानबूझकर उसे उकसा रहा होता है। तो माना जाओ उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये बंदा अभी तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाया मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टैक्टिक्स की वजह से। नहीं लगता कि इसने अपने पिछले मैचेस में अपने आप को जितवाया होगा किसी के साथ फाइट करते हुए। ये यहीं पर इन्हीं टैक्टिक्स को यूज करके यहाँ तक पहुंचा है। क्लाउड का जो ओपोनेंट होता है वो अपने पास से अपना वेपन निकालता है और अपने वेपन को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है जबकि क्लाउड जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। वो फिर बार बार अपने वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन क्लाउड बार बार उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। साथ ही क्लाउड हंसते हुए से कहता है बड़े दोस्त तुम यहाँ पर इस तरह गुस्सा क्यों हो रहे हो, पहले शांत हो जाओ और उसके बाद हम लोग आराम से फाइट करते हैं। जबकि उसका ओपोनेंट से कहता है अगर तुम अपने आप यहाँ पर रिंग से बाहर नहीं जाते तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। देखने वाले सभी लोग वहाँ पर बोर हो रहे होते हैं और सभी लोग कहते हैं हम लोग कब से इसकी फाइट को देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भागे जा रहा है, तो एक बहुत ही बेशरम इंसान है, क्या इसे सिर्फ यहाँ पर भागना आता है। वैसे कहता है अगर मैं वहाँ पर रिंग के अंदर चला गया और मेरा मुकाबला इस लड़के के साथ होता है तो फिर तो मैं इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाग ही रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। कहीं पर क्लाउड का ओपोनेंट जब अपने वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो उसी वक्त हमारा क्लाउड वहीं पर नीचे की तरफ एक स्लिप
स्लिप लगाते हुए उस बेचारे के अंडों को क्रैक्स कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। क्लाउड कहता है अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम यहाँ पर अपने आप यहाँ पर सरेंडर कर दो। अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो फिर मैं यहाँ पर अपने यूनिक स्किल्स को यूज नहीं करूंगा, वरना मुझे अपने यूनिक स्किल्स को यूज करना पड़ेगा। और साथ ही वो उसे किक मारते हुए रीना से बाहर फेंक देता है। इस तरह वो अपने मैच को जीत जाता है। तो अपने मैच को जीतने के बाद वो जब जनता की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे हमारा जाओ दिखाई देता है। वो तो उसे अपना भाई कहता है, इसी वजह से वो दूर से चिल्लाकर उसे कहता है, ब्रो क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल था? क्योंकि सभी लोग भी पीछे की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर किसको अपना ब्रो कह रहा है। तो हमारा जाओ जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है, अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, नहीं मैं तो इस बंदे को जानता भी नहीं हूँ, जो तो ऐसे मेरे से बात कर रहा है। तो क्लाउड वन जल्दी से अरीना से नीचे उतरता है और भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे कहता है, ब्रो यहाँ तुम कर क्या रहे हो? तुम तो मेरा मैच देखने के लिए आए हो, फिर तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ पर मुझे देखने में शर्म आ रही है, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। बाकी के सभी लोग फिर से हमारे जाओ की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जबकि हमारा जाओ बेचारा काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि ये इसे उन सभी के सामने अपना ब्रो कह रहा है। कंपटीशन के एंड होने के बाद इनके साथ वाइस प्रेसिडेंट और बाकी के जितने भी ट्यूटर्स होते हैं वो सभी लोग इनके सामने अपीयर होते हैं। उन लोगों से कहते हैं लोगों ने यहाँ पर अपने तीनों राउंड्स को पास कर लिया है, तुम सभी लोग फाइनलिस्ट बचे हो जिन लोगों ने सारे टेस्ट को पास किया है। तो पीछे तुम लोगों ने 3 टेस्ट को पास किया, अब यहाँ पर तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा। ऐसे जो बच्चे यहाँ पर उस फाइनल टेस्ट को पास कर लेंगे सिर्फ वही नहीं बच्चों को एकेडमी को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी के सभी लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमारा फाइनल टेस्ट कौन सा होने वाला है। तो वाइस प्रेसिडेंट उन्हें अपने साथ लेकर एक पहाड़ी की तरफ जाते हैं, जहाँ पर सामने की तरफ सीधी पहाड़ सीढ़ियाँ होती हैं। उन सभी लोगों से कहते हैं तो तुम लोगों को इन सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर तक जाना होगा। यहाँ पर हम लोगों ने इन सीढ़ियों के ऊपर एक फॉर्मेशन को बिछाया हुआ है। वो सभी लोग यहाँ पर हमें बताते हैं कि फॉर्मेशन कितनी ज्यादा कूल होती है और किस डिफरेंट तरह की होती है। उनमें से एक कहता है मुझे फॉर्मेशन के बारे में पता है, डिफरेंट फॉर्मेशन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। हम लोग यहाँ पर फॉर्मेशन को बिछाते हैं तो उनके बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, कई बार कोई ट्रैप्स हो सकती है या फिर कोई अलग सी फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि इल्यूजन वाली फॉर्मेशन हो सकती है। पता नहीं यहाँ पर इन सीढ़ियों के ऊपर कौन सी फॉर्मेशन होगी, लेकिन लगता है कि हम लोग इस टेस्ट को आसानी से पास कर लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट उन सभी लोगों से कहते हैं तो तुम में से जो भी पूरे 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर उस सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर चला जाएगा, वही सिर्फ इस टेस्ट को पास कर पाएगा। 1 घंटे का टाइम खत्म होने के बाद जितने भी लोग सीढ़ियों के ऊपर होंगे वो सभी लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। हमारा टाइम अभी स्टार्ट होता है। वो सभी लोग सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो लोग सीढ़ियों के ऊपर पाँव रखते हैं, वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है वो ग्रेविटी फॉर्मेशन होती है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और कुछ लोग तो वहीं पर गिर जाते हैं और उनसे आगे बढ़ा भी नहीं जाता। लेकिन हमारे जाओ को ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही होती। हमारा जाओ बड़े आराम के साथ ऊपर की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन जब वो आधे रास्ते पहुंचता है तो उसे भी काफी ज्यादा थकावट महसूस होती है। क्लाउड वन बेचारे को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। वो चिल्लाकर कहता है मेरी तो हड्डियां भी बॉडी के अंदर से बाहर निकलने को आ रही हैं। जाओ उससे कहता है बकवास बंद करो और जल्दी से टॉप के ऊपर पहुंचो। तो ये सभी लोग जो नीचे होते हैं ये सभी लोग लुढ़क लुढ़क कर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हमारा जाओ कहता है यहाँ पर प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो तकरीबन 250 किलोग्राम का है। ऑर्डिनरी मिडिल लेवल का वॉरियर तो यहाँ पर इतनी आसानी के साथ चढ़ नहीं पाएगा, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, मैं जो कर सकता हूँ। तो कहता है मुझे लगता है कि ये वाला जो फाइनल राउंड है ये न सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए बल्कि हमारी विल पावर को भी चेक करने के लिए है। हमारे अंदर इतना ज्यादा हौसला होना चाहिए कि हम इन सारी सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जा सके। कई बार हमारे जाओ को 3 लोग दिखाई देते हैं जो कि बड़ी स्पीड के साथ उसके पास से गुजर जाते हैं। जाओ उसे देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तीनों ही लोग लगता है ये बहुत ज्यादा गिफ्टेड है, जीनियस लोग हैं, इसी वजह से बड़ी स्पीड से यहाँ पर जा रहे हैं, इनके ऊपर इस फॉर्मेशन का असर भी नहीं पड़ रहा। मुझे अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। अगर दूसरे मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर मुझे उन लोगों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और यहाँ पर अपने डीमन पावर्स को रिलीज करता है और डीमन पावर्स को रिलीज करते हुए यहाँ पर डीमन वुल्फ की पावर को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, जबकि क्लाउड वन बेचारा पीछे रह जाता है और उसे कहता है ब्रो ये तुम क्या कर रहे हो, अपने ब्रो को भी ले जाओ, तुम तो बिल्कुल भी वफादार ब्रदर नहीं हो, मुझे भी साथ लेकर जाओ। जाओ बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है। बाकी ये सभी लोग इसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो 3 लोग अभी भी हमारे जाओ के आगे होते हैं, वो काफी दूर निकल चुके होते हैं। जाओ कहता है ये तीनों लोग अभी भी मेरे आगे आगे ही हैं, लगता है ये तीनों मुझसे पहले वहाँ पर पहुंच जाएंगे, और वो तीनों वहाँ पर पहले पहुंच जाते हैं। हमारा जाओ कहता है ये सभी लोग जीनियस हैं, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद जब यहाँ पर से स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तो ये सभी लोग जॉन किंग लेवल तक पहुंच जाएंगे। मुझे भी यहाँ पर अगर जॉन किंग लेवल तक पहुंचना है तो मुझे इनको फॉलो करना होगा और मुझे इनके साथ वहाँ पर पहले पहुंचना होगा कि मैं भी एकेडमी खत्म होने के बाद जॉन किंग लेवल तक पहुंच सकूं। वो भी अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाता है। जब वो अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाता है तो उसे महसूस होता है कि वो पानी के अंदर गिर रहा है और इसी के साथ ही वो टॉप के ऊपर पहुंच जाता है। तो यहीं पर हमारे जाओ को उसका दूसरा दोस्त भी मिल जाता है, जो उसका दूसरा बेस्ट फ्रेंड होने वाला है, जिसका नाम फी चैंग है। फी चैंग उसे कहता है ब्रदर देखो तो जरा, तुम तो दिखने में बहुत ज्यादा कमजोर लगते हो, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे साथ ही पहुंच जाए। ऐसे थोड़ी देर के लिए मुझे वहाँ पर लगा था कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। हमारा जाओ उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। फी उसे कहता है क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई, तुम टॉप के ऊपर पहुंच जाए हो, तुमने टेस्ट को पास कर लिया, तुम चौथे नंबर पर हो। देखकर तुम्हारा जाओ और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वाकई में वो टॉप के ऊपर खड़ा होता है। फी उसे कहता है मेरा नाम फी चैंग है। नाम क्या है? मुझे लगता है कि अब हमने टेस्ट को पास कर लिया है तो हम दोनों एक ही क्लास में जाने वाले हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। हमारा जाओ भी उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जाओ जुई है। फिर साथ ही उसकी नजर दूसरे दोनों लड़कों के ऊपर
ऊपर भी बढ़ती है। इसलिए दोनों लड़कों में एक तो दूसरा यंग मास्टर ची होता है और उसके साथ एक लड़की होती है। उसे कहता है लगता है कि तुम्हें उस लड़की में इंटरेस्ट है, वो काफी खूबसूरत भी है। जाओ उसे कहता है नहीं, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि वो लड़की दिखने में काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है कि वो इतनी आसानी से यहाँ पर पहुंच जाए। यंग मास्टर ची अपने साथ उस लड़की को लेता है और वहाँ से साइड के ऊपर मुड़ जाता है। फिर साथ ही वो सोच रहा था अब जबकि ये लड़का भी यहाँ पर है तो इसका मतलब इसने टेस्ट को पास कर लिया है, किस तरह मुश्किल क्रिएट करता हूँ उसके बाद इसे पता चलेगा। यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चों ने टेस्ट को पास किया है और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि टॉप के ऊपर पहुंचे होते हैं और वो लुढ़कते लुढ़कते वहां तक पहुंच रहे होते हैं। जो ऊपर चढ़े होते हैं उन सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि इस ग्रेविटी फॉर्मेशन को पार करना इतना आसान काम नहीं था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट को पास कर रहे होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो तुम्हारा 1 घंटा पूरा होने वाला है। साथ ही वो सभी लोगों से कहते हैं तुम्हारा 1 घंटा पूरा हो चुका है, मैं जहाँ पर तुम्हारे तीसरे टेस्ट को कम्प्लीट करने वाला हूँ। जैसे मैं जहाँ पर फिनिश बोलूंगा जितने भी लोग सीढ़ियों के ऊपर होंगे वो सभी लोग फेल हो जाएंगे। तो हमारा जो जाओ होता है वो सोच रहा होता है कि अभी तक क्लाउड वन ऊपर पहुंचा नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पर रह गया। मुझे तो लगा था कि वो इस टेस्ट को पास कर लेगा, अगर वो पास कर लेता तो हम दोनों एक साथ अकेडमी में जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर हमें सीढ़ियों के ऊपर हाथ दिखाई देता है। तुम्हारा क्लाउड वन भी वहाँ पर 1 घंटे के टाइम लिमिट से पहले वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है ब्रो मैं भी यहाँ पर पहुंचा, मुझे पता था कि ऊपर आने के बाद तुम बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे होगे। अब मैं नहीं चाहता कि अकेडमी में तुम अकेली सारी की सारी लड़कियों के साथ मजे करो, मुझे भी आने दो। हमारा शाह जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे खींचते हुए ऊपर ले आता है। इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट उन सभी लोगों से कहते हैं तो ये फाइनल हुआ, अकेडमी को ज्वाइन करने वाले बच्चों की लिस्ट में और सिर्फ 97 बच्चे ही ऐसे हैं जो कि हमारी अकेडमी को ज्वाइन करेंगे, बाकी के सभी लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो बाकी के सभी लोग वापस चले जाओ। फिर साथ ही वाइस प्रेसिडेंट उन सभी बच्चों से कहते हैं तो तुम सभी 97 बच्चे जो पास हो गए हो तुम सभी लोग कल सुबह ऑफिशियली स्कूल आ जाना और वहाँ पर आकर अपने अपने मेंटोर से मिलना जहाँ पर तुम्हें रूल्स के बारे में बताया जाता है। और इसके बाद वो वहीं से उड़ जाते हैं। तो सारे बच्चे उसको उड़ता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो उड़ सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट फिर से वहीं पर रुकते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं कल तुम सभी को ऑफिशियली अकेडमी में आना होगा, वहाँ पर तुम्हारे जो टीचर्स हैं वो तुम्हें अलॉट किए जाएंगे, वहाँ पर तुम्हारी क्लासेस अलॉट होंगे और साथ ही तुम्हें रूल्स बताए जाएंगे। तो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग कहते हैं हम लोग पास हो गए और वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। जबकि हमारा जाओ प्रिंसिपल की तरफ देख रहा होता है, वाइस प्रिंसिपल की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है हवा में उड़ सकता है, इसका मतलब यह है कि ये किंग लेवल का एक्सपर्ट है। सिर्फ और सिर्फ किंग लेवल के एक्सपर्ट ही हवा में उड़ सकते हैं, बहुत ही जल्दी मैं भी एक किंग लेवल का एक्सपर्ट बन जाऊंगा और मैं भी हवा में उड़ना स्टार्ट करूंगा। यहीं पर एक टीचर आते हैं और हमारे जाओ को उसके नाम का एक बैच देते हैं जो कि उसके एकेडमी के एक स्टूडेंट होने का सबूत है। जाओ और क्लाउड वन और उसके साथ फीस चांग उन तीनों को उनके कार्ड्स मिल जाते हैं और वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तीनों वहाँ से वापस आने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हमारा जाओ उन दोनों को बाय बोलने के बाद वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ता है और कहता है मेरे ग्रैंडपा ये खबर सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि मैंने टेस्ट को पास कर लिया और मैं एकेडमी का स्टूडेंट बन गया हूँ। अब जल्दी से अंकल ली और उस बंदर के पास चलती हैं ताकि हम लोग वापस जा सके। तो ये यहाँ पर अंकल ली के साथ आया था। जब ये वापस आ रहा होता है तो यहीं पर गली में दिखाते हैं कि अंकल ली गली के किनारे में बेहोश पड़ा होता है, जबकि मंकी उसके पास बैठा होता है। मंकी उसको बेचारे को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे होश में ला रहा होता है। जाओ भी भागता हुआ वहाँ पहुंचाता है और कहता है अंकल ली को क्या हो गया, इसके साथ ये सब कुछ किसने किया है। मंकी उसे स्क्रीच करते हुए कुछ बताने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ किसने किया होगा। अंकल ली को भी होश हो जाती है, वो उसे कहता है लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था, उन्हें लगता है कि शायद तुम्हारे पास कुछ जड़ी बूटियां या स्पेशल पिल्स हैं, वो सभी लोग मेरा सारा सामान भी चोरी करके ले गए हैं, वो सारा तुम्हारा सामान भी चोरी करके ले गए हैं जो तुमने मेरे पास रखवाया था। साथ ही उन लोगों ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा भी है। या उसे कहता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ उस प्रिंस ने किया होगा क्योंकि सिर्फ वही ऐसा कर सकता है, वो अपना बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा होगा। फिर वो अपने अंकल ली को उठा लेता है और उसे कहता है चलो आओ मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेकर चलता हूँ, जिस सारी तुम्हारी गलती नहीं है, जो सारा सामान चोरी हो गया ये तो उस कमीने प्रिंस की वजह से हुआ है। वो सोच रहा होता है फिलहाल के लिए तो हमें इंपीरियल सिटी में वापस जाना होगा अपनी लॉन्ग फैमिली में, उसके बाद सोचेंगे कि उसका क्या करना है। अगर दोबारा वो कभी मुझे मिला तो उसके बाद मैं उससे बदला जरूर लूंगा। एक बार उसे अपना दोस्त क्लाउड वन भी दिखाई देता है। क्लाउड वन उसे कहता है दोस्त तुम्हें क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुम अंकल को क्यों उठाकर लेकर जा रही हो, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। जाओ उसे कहता है नहीं मुझे मदद की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किसी बैंडेट ने आकर हमें लूट लिया, अंकल के पास से सारा सामान छीन लिया और साथ ही ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा भी है। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर कमांडर जाओ को इस बारे में बताना होगा ताकि वो जाकर नाकाबंदी कर दे और उन लोगों को पकड़ लिया, सारा सामान भी वापस ले आए। हमारा जाओ वापस आने के बाद कमांडर जाओ को बता देता है। तो कमांडर जाओ सब कुछ करने के बाद वापस उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं माय लॉर्ड जैसा कि आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है, अंकल ली का इलाज चल रहा है, इंपीरियल डॉक्टर ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है लेकिन उन्हें कुछ दिनों की रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कि महीनों तक वो बिस्तर पर पड़े रहे, लेकिन उनके बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा जख्म नहीं है जिससे कि उनकी जान को खतरा हो। फिर साथ ही कमांडर जाओ से कहता है मुझे एक और मैसेज मिला है, हमारे कुछ सोल्जर्स ने उन लोगों को सिटी से बाहर जाते हुए पकड़ लिया है, उन सभी को जेल में बंद किया हुआ है, मुझे लगता है कि कल उन सभी को छोड़ दिया जाएगा। हमारा जाओ अपने कमांडर जाओ से कहता है कमांडर जाओ मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ, उन सभी के पास से मेरा सारा सामान वापस लेकर और साथ ही उन सभी को अच्छा सबक सिखाना ताकि वो दोबारा कभी भी ऐसी हरकत ना कर सके। कि उनमें से एक प्रिंस भी है, वो चिंगहान डायनेस्टी का प्रिंस है। साथ ही चिंगहान डायनेस्टी वालों को बताना कि उसके बदले में हमें पैसे चाहिए और पैसों के बदले में उसे छोड़ना है, ऐसे उसे मत छोड़ना। साथ ही हमारा जाओ सोच रहा होता है ये तो उस प्रिंस के लिए बहुत ज्यादा लकीनेस की बात है कि
कल मुझे स्कूल जाना है, इसी वजह से मैं जहाँ पर पर्सनली वहाँ पर जाकर उसको सबक नहीं सिखा सकता। कमांडर जाओ को ये सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन हमें इनके गार्डन का दिखाया जाता है। ग्रैंडपा अपनी बेटी मून के साथ बैठी होती हैं। जाओ जैसी वहाँ पर आता है, मून उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है एजुई तुम कहाँ पर थे, इतने दिनों से तुम दिखे नहीं। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं मुझे ये बताओ कि तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा। तुम्हारा जाओ उन लोगों को कहता है मैं ऑफिशियली एकेडमी का स्टूडेंट बन चुका हूँ, मैं ऑफिशियली इंटर हो गया, मैंने सारे के सारे टेस्ट को पास किया है। तो ग्रैंडपा ये बात सुनते ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही ग्रैंडपा उसे मशवरा देते हुए कहते हैं मैं चाहता हूँ कि एकेडमी में जाने के बाद तुम वहाँ पर अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इस एकेडमी को ज्वाइन करने वाले सारे के सारे जीनियस हैं। सभी जीनियस है, इसी वजह से बहुत ज्यादा एरोगेंट भी होंगे और तुम्हें उन सभी से बचना होगा ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स के ऊपर ही ध्यान दे सको। साथ ही ग्रैंडपा से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आज का तुम सारा दिन अपनी माँ और मून के साथ बिता लो, क्योंकि जब तुम एक बार एकेडमी में चले जाओगे तो एकेडमी पास होने तक तुम्हें वहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा, तुम वहीं पर रहने वाले हो। जाओ वहाँ से सीधा अपनी मून के पास आता है। मून के पास आने के बाद उससे बातें करता है। ढेर सारी बातें करने के बाद मून उसे कहती है ठीक है तुम बाद में मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। जाओ उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। तो मंकी भी जल्दी से जाम करते हुए उसके पास आ जाता है। जाओ अपने मंकी को देखता है, कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने भी अपने जख्मों को हील कर लिया। साथ ही वो अपने मंकी से कहता है चलो मंकी अब हमारा टाइम हो चुका है, हम लोग अकेडमी जाएंगे। नेक्स्ट सीन में अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। तुम्हारा जाओ अगले दिन तैयार होकर अपनी अकेडमी के लिए निकल पड़ता है। तो आज उसका अकेडमी में पहला दिन होने वाला है। वो उन पिलर्स के पास आकर खड़ा हो जाता है जिन पिलर्स के पास उनका टेस्ट लिया गया था। जाओ उन पिलर्स के पास खड़े होकर कहता है मैंने सुना था कि इन पिलर्स के पास खड़े होकर हमें मन की शांति मिलती है, जिससे हम लोग ग्रेटर अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं और हमारी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ती है। देखते हैं कि वाकई में ऐसी बात है कि मैं इन पिलर्स को देखकर या फिर इनकी एनर्जी को महसूस कर हम लोग किंग लेवल तक पहुंच सकते हैं। वो उनके पास खड़ा होता है तो उसे इन पिलर्स के पास से कुछ भी महसूस नहीं होता। उससे इन पिलर्स के ऊपर से रूइंस दिखाई देती हैं, कुछ फॉर्मेशंस होती हैं। वो कहता है ये फॉर्मेशंस तो आउट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि इनको समझा नहीं जा सकता, इसी वजह से कोई इनको समझ नहीं सकता। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता कहता है चलो छोड़ो इनको, अब अकेडमी में अपनी क्लास में जाते हैं। जाओ चलता हुआ सीधा अकेडमी के दरवाजे के पास पहुंचता है जहाँ पर लिखा होता है द रॉयल स्कूल, और वो दरवाजे को पार करके अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो उसे वहाँ पर डिफरेंट सी अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट भी होते हैं और काफी सारे लड़के होते हैं जो कि अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। उसका अपना मंकी भी उसके साथ ही होता है, तो वो अपने मंकी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। पर अकेडमी के अंदर ही एक लड़का शॉप लगाकर बैठा होता है, यानी कि यहाँ पर काफी सारी शॉप्स भी होती हैं। वो सभी लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आइटम्स को बेच रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। जाओ चलता हुआ जा रहा होता है, वो वहाँ पर सभी चीजों को देखकर एक्साइटेड हो रहा होता है। उसी वक्त क्लाउड वन वहाँ से निकलता है और उसे कहता है ब्रो क्या तुम मुझे भूल तो नहीं गए? लगता है कि तुम इस अकेडमी को देखकर यहाँ पर अमेज्ड हो रहे हो, यानी कि तुम्हें ये सारी चीजें अजीब लग रही है, तुम पहली बार ये सारी चीजें देख रहे हो ना। यहीं पर हमारा क्लाउड वन हमें रॉयल स्कूल के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि ये रॉयल अकेडमी ये तकरीबन 1500 साल पहले यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी और यहाँ पर हर साल सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं लेकिन उनमें से फाइनल 100 स्टूडेंट्स को ही फाइनल किया जाता है। इस बात का तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पिछले 1500 साल में यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस अकेडमी से ट्रेन होकर बाहर निकले हैं। इनमें से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अकेडमी के मेंटोर्स बन जाते हैं या फिर डीकन बन जाते हैं या फिर किसी सिटी के सिटी लॉर्ड बन जाते हैं और जो किंग लेवल तक पहुंच पाते हैं, हायर पोस्ट के ऊपर जाते हैं या फिर किसी दूसरे कंट्री में कल्टीवेट करने के लिए चले जाते हैं। तो माना जाओ से कहता है तुम्हें तो यहाँ पर काफी कुछ पता है, लगता है कि तुम्हारे पास काफी सारी नॉलेज है। क्लाउड वन से कहता है तुमने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। हाँ ठीक है मुझे इस बारे में पता है, चलो अब जल्दी से ड्रिल फील्ड की तरफ चलते हैं। वहाँ पर हमारे मेंटोर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, सभी लोग वहीं पर इकट्ठे होने वाले हैं। नेक्स्ट सीन हमें ड्रिल फील्ड का दिखाया जाता है। ड्रिल फील्ड में टीचर सीटू और बाकी के कुछ टीचर्स वहाँ पर खड़े होते हैं। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनको डिवाइड किया जाएगा। टोटल 97 बचे थे, यानी इस साल टोटल 97 है और उन सभी को ग्रुप्स में चेंज किया जाएगा और इनको मेंटोर्स अलाउड किए जाएंगे। पर हमारे याओ जुई और उसके साथ क्लाउड वन इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा जाता है और इन दोनों की टीचर सीटू होने वाली है। वहाँ से हमारा क्लाउड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे लगा ही था कि हम दोनों का प्यार बहुत ज्यादा सच्चा है, इसी वजह से टीचर सीटू के ग्रुप में मुझे रखा गया है। लगता है कि मेरी किस्मत में लिखा टीचर सीटू के साथ एक होना। तो याओ से कहता है बकवास बंद करो, टीचर हमारी तरफ देख रही है। बाकी में टीचर सीटू भी उसी की तरफ ही देख रही होती है कि ये जोकर यहाँ पर क्या कह रहा है। वो वहीं पर खामोश हो जाता है और कहता है लगता है मैंने गलती कर दी। टीचर सीटू कहती है क्लाउड यहाँ पर आ जाओ। क्लाउड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि टीचर सीटू ने मेरी आवाज सुन ली और वो चाहती है कि मैं उसके पास आऊँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर एक किस मिलने वाली है। वो जल्दी से भागता हुआ ऊपर चला जाता है। तो टीचर सीटू से कहती है वहाँ पर वो पत्थर दिखाई दे रहा है, जाओ जाकर उसको उठाओ और स्क्वाट करो। मैं पूरे 2 घंटे तक उस पत्थर को वहाँ पर उठा कर रखना है। तो क्लाउड ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। टीचर से कहता है लेकिन टीचर ये क्यों? टीचर उसे कहती है कोई रीजन नहीं, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मैं जो चाहे वो तुमसे करवा सकती हूँ। जाओ जाकर उस पत्थर को 2 घंटे के लिए उठा कर रखो। अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना, यानी अपनी टीचर की बात को नहीं माना, तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर से क्लास से बाहर निकाल दूंगी। ये बात सुनने के बाद जाओ वहाँ पर हल्का सा हंस देता है। जैसे वो वहाँ पर हंसता है तो टीचर सीटू उसका नाम पुकारती है और कहती है जाओ जुई तुम भी यहाँ पर आ जाओ। तो जाओ जी ऊपर आता है और उसे कहता है टीचर मैंने क्या किया? टीचर उसे कहती है तुम्हें वहाँ पर वो बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, जाओ जाकर उसको उठाओ और तुम्हें पूरे 6 घंटे के लिए उस पत्थर को उठा कर रखना है। जाओ अपने माथे पे हाथ रखता है और कहता है इस बेवकूफ क्लाउड वन ने यहाँ पर पहले दिन मुझे मरवा दिया, जबकि बाकी के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12
का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये दोनों बेवकूफ अब और आगे क्या करने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि क्लाउड वान को पत्थर उठाने की सजा मिलती है, उसे 2 घंटे के लिए पत्थर को उठाना है, जबकि हमारे जाओ जुई को सजा मिलती है 6 घंटे के लिए पत्थर को उठाने की। सभी क्लास वाले वहाँ पर इनके मजे ले रहे होते हैं। जाओ कहता है इस कमीने ने मुझे यहाँ पर पहले दिन फंसा दिया, तो वो जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और कहता है ये पत्थर तो बहुत ज्यादा भारी है, हालांकि एक टॉप लेवल का जान वॉरियर भी इस पत्थर को ज्यादा देर तक उठाकर नहीं रख पाएगा। जाओ अपने डीमन पावर्स को यूज करते हुए उस पत्थर को अपने कंधों के ऊपर उठा देता है। बाकी के सभी डिसाइपल्स भी देखकर काफी हैरान होते हैं। टीचर सीटू को तो ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि इस लड़के की कल्टीवेशन लो है, लेकिन इस लड़के की पावर एक जान जनरल लेवल की है, जिस पत्थर को उठा पाएगा। जाओ उस पत्थर को उठाकर खड़ा हो जाता है, जबकि टीचर सीटू बाकी सभी लोगों से कहती है जैसा कि तुम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, अगर कोई भी यहाँ पर मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, जो रूल्स मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, सभी को भी यहाँ पर सजा मिलेगी, बिल्कुल इन्हीं 2 बेवकूफों की तरह। मैं चाहती हूँ कि तुम में से कोई ना कोई यहाँ पर जान किंग लेवल तक जरूर पहुंचे, या फिर तुम लोग चैनल लेवल तक पहुंचने के बाद यहाँ पर अकेडमी को क्लियर करके जाओ। चलो जब सभी लोग अब जल्दी से क्लासरूम में चले जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर जाकर रूल्स बताऊंगी। टीचर सीटू उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर क्लासरूम की तरफ चल पड़ती है। तब ये फी चैंग उन सभी स्टूडेंट्स में होता है और उन दोनों से कहता है तो दोनों भाइयों तुम दोनों वहाँ पर अपने आप को संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ, और वो उनके साथ वहाँ से चला जाता है। हालांकि यहाँ पर क्लाउड वान को सजा मिली है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर यही ठरकमुना ही सोच रहा होता है। वो जाओ से कहता है क्या तुमने देखा टीचर सीटू को मेरी कितनी ज्यादा परवाह है, उसने मुझे छोटा पत्थर दिया और साथ ही मुझे सिर्फ 2 घंटे की सजा दी है, कि यहाँ पर गलती तो मेरी थी। इसका मतलब यह है कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और तुम्हें यहाँ पर 6 घंटे के लिए एक भारी पत्थर उठाने को कहा है। तो इसी वक्त मंकी वहाँ पर पहुंच जाता है। मंकी कभी हमारे जाओ के पत्थर पर जंप करता है तो कभी हमारे क्लाउड के पत्थर के ऊपर जंप करता है। जाओ उसे कहता है बेवकूफ बंदर कहीं गए, जल्दी से नीचे उतरो, तुम मेरे वजन को बढ़ा रहे हो। कि मंकी वहीं पर बैठा शर्माना शुरू कर देता है। उसे कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हारी तारीफ नहीं की, बल्कि मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूँ, चलो जल्दी से नीचे उतरो। तो क्लाउड वहाँ पर उस बंदर को झिड़क रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हमारा जाओ अपनी आंखें बंद करता है और कहता है इस पत्थर को उठाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस पत्थर को 6 घंटे के लिए उठाकर रखना पड़ेगा। जाओ को यहाँ पर एक नई बात पता चलती है। वो कहता है मैं यहाँ पर अपने ड्रैगन फार्मूला को कल्टीवेट कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस भारी वजन को उठाकर इस फार्मूला को ज्यादा आसानी के साथ कल्टीवेट किया जा सकता है। यहीं से नेक्स्ट सीन आधे घंटे के बाद का दिखाया जाता है। क्लाउड वार के तो छक्के छूट चुके होते हैं, उसकी हालत काफी खराब होती है। वो कहता है मैं तो बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। वो जाओ की तरफ देखता है तो उसकी हालत बिल्कुल भी नहीं बदली होती। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इधर यहाँ पर एक टॉप लेवल का वारियर भी होता है, तब भी वो एक पत्थर को उठाकर इतनी देर तक नहीं रख पाता। तुम्हारी कल्टीवेशन तो इतनी नहीं है, फिर तुमने इतने भारी पत्थर को इतनी देर से कैसे उठाकर रखा और तुम थके भी नहीं हो। जाओ से कहता है क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मेरी कल्टीवेशन लेवल सिर्फ और सिर्फ जान सोल्जर लेवल की है। क्लाउड से कहता है तुम यहाँ पर मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें बताया कि मेरी कल्टीवेशन एक मीडियम वारियर लेवल के बराबर की है, तो तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी कैसे हो सकती है, तुम्हारी लो कैसे हो सकती है, जबकि मैंने इतना छोटा सा पत्थर उठाया और मेरे यहाँ पर छक्के छूट रहे हैं। ऐसे यहाँ पर बातें करते करते 2 घंटे गुजर जाते हैं। 2 घंटे गुजरने के बाद हमारा क्लाउड अपने पत्थर को फेंक देता है और वहीं पर लेट जाता है और कहता है ओ माय गॉड, मैं तो यहाँ पर बहुत ही बुरा फंसा हूँ, आज तो बहुत ही बुरी सजा मिली, दोबारा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मुझे दोबारा इस तरह की सजा नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जाओ ने यहाँ पर एक नई चीज सीखी है कि जब वो वजन उठाकर कल्टीवेट करता है तो उसकी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ जाती है। जाओ सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर इस पत्थर को उठाने के दौरान 6 घंटे में काफी सारा कल्टीवेट किया है, जिससे मेरी जान पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब यह कि वजन उठाकर कल्टीवेट करने से हमारी कल्टीवेशन डबल रेट के साथ बढ़ती है। 6 घंटे पूरे होने के बाद फी चोंग वहाँ पर आता है। हमारा जाओ भी अपने पत्थर को फेंक देता है तो फी चोंग उनसे कहता है, तो फी उनसे पूछता है बताओ कैसा फील कर रहे हो। जाओ कहता है बिल्कुल अच्छा, जबकि क्लाउड उसे कहता है मुझे तो तुम्हें उठाकर ही लेकर जाना पड़ेगा। तो फी चोंग उन दोनों से कहता है चलो जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट में जाने वाला हूँ, वहाँ पर मैं तुम्हें फ्री का खाना दूंगा और साथ में मैं तुम्हें रूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि टीचर सीटू ने हमें बताए हैं। मैं सारे रूल समझा देता हूँ ताकि दोबारा तुम्हें इस तरह की सजा ना मिले। तो वो दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो फ्री का खाना खाने चलते हैं। ये सभी लोग अकेडमी के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये अकेडमी का रेस्टोरेंट है, ये तो बहुत ज्यादा शानदार है, जहाँ पर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेज भी हैं। फी चोंग उन तीनों को अपने साथ लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वो तीनों अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है और होटल भी चमक चमक कर रहा होता है। तो वहाँ पर जो लड़की होती है उनसे कहती है प्लीज सर जल्दी से यहाँ पर आ जाए, और वो उन तीनों को वहाँ पर ले आती है। क्योंकि वहाँ पर पहले से बहुत सारे डिसाइपल्स बैठे होते हैं, सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और गप्पे लगा रहे होते हैं, यानी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फी चोंग अपने दोस्तों के साथ एक टेबल के ऊपर जा बैठता है। सभी लोगों के सामने खाना रखा जाता है तो वहाँ पर डीमन बीस्ट का मीट भी होता है, वहाँ पर मॉन्स्टर्स का मीट भी होता है। तो क्लाउड वान इतना सारा खाना देखकर कहता है मुझे
लगता है कि ये काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। हमारा जाओ फी चैंग से कहता है, फी चैंग अगली बार मैं तुम लोगों को इनवाइट करूंगा और अगली बार की ट्रीट मेरी होगी। फी चैंग उनसे कहता है तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब हम तीनों ही जहाँ पर दोस्त बनने वाले हैं तो मैं इस तरह का खाना तुम्हें खिला ही सकता हूँ। क्लाउड से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आज के बाद हम तीनों स्वयं ब्रदर्स बनने वाले हैं, आज के बाद हम तीनों भाई हैं। जाओ उन दोनों से कहता है तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं क्लाउड वान को सिर्फ क्लाउड कहूंगा और फी चैंग को सिर्फ फी कहूंगा और तुम लोग भी मुझे सिर्फ और सिर्फ जाओ कह सकते हो। और वो तीनों वहाँ पर अपने अपने ग्लासेस को चीयर करते हैं और वहाँ पर एंजॉय करते हैं। ये तीनों यहाँ पर अपनी टेबल के ऊपर बैठे अपने खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि इनके साथ वाली टेबल के ऊपर तीनों और सीनियर क्लास के लड़के आकर बैठते हैं। वो तीनों वहाँ पर बैठते साथ ही बातें कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, किसी से मार खाकर आए होते हैं। एक लड़का कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, फाइनली हमें वो आइटम मिल ही गई थी लेकिन वो फ्लाइंग स्नो स्वर्ड वालों ने हमसे छीन ली। दूसरा लड़का उसे कहता है तुम्हें तो पता है ना कि हमारे स्कूल के जो नए मास्टर्स हैं उनमें से वो भी एक है, हालांकि उसका रैंक सिर्फ और सिर्फ 10वें नंबर पर है लेकिन फिर भी हमसे तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसे हरा नहीं सकते। उनमें से तीसरा दोस्त कहता है और ऊपर से हमारी अकेडमी के एक एल्डर उसे अपना पर्सनल डिसाइपल बनाया हुआ है जिसकी वजह से उसका स्टेटस हमसे ज्यादा हाई है और हम सभी लोग उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय शर्मिंदा होने के। अरे क्लाउड वहां से रहा नहीं जाता, वो उनसे कहता है ब्रो तुम लोग यहाँ पर किस फ्लाइंग स्नो स्वर्ड के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम बताओगे कि वो कौन है, क्या वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सीनियर उसकी तरफ देखता और कहता है लगता है कि तुम नए डिसाइपल हो, बहुत ही जल्दी तुम्हें भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि फ्लाइंग स्नो स्वर्ड कौन है क्योंकि वो तुम लोगों को भी यहाँ पर बुली करने के लिए जरूर आएगा। क्लाउड उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है ये बकवास इंसान मुझे सीधे सीधे जवाब भी तो दे सकता था, ये सीनियर्स का मसला क्या है, ये हमेशा जूनियर्स के साथ इस तरह से अकड़ कर क्यों बात करते हैं और एटीट्यूड के साथ क्यों बात करते हैं। और मेरा लेवल भी हाई होता तो उसके बाद देखना था, ये मेरे साथ इस तरह बदतमीजी से बात नहीं कर सकता था। इन दोनों से कहता है ये तीनों लड़के जान जनरल लेवल पर हैं, इसका मतलब यह है कि अकेडमी में बहुत सारे पावरफुल लोग भी हैं। होटल में खाना खाने के बाद ये तीनों बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद फी क्लाउड से कहता है यहाँ पर इस अकेडमी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ वाला ही बंदा रूल कर सकता है, अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है तो बाकी के सभी लोग हमारे सामने अपने सर झुकाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो सीनियर्स भी हमारे सामने हमारे सवालों के सही से जवाब देंगे। कि हमारा जाओ फी के बारे में सोच रहा होता है कि इस फी के पास जनरल लेवल की पावर है लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं है जितने ज्यादा वो सभी लोग एरोगेंट है, ये एक बहुत ही और अच्छा और नाइस इंसान है। जाओ कहता है इन दोनों में से मेरी कल्टीवेशन लेवल इन दोनों से लो है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी ताकि मैं इन दोनों के करीब पहुंच सकूं और इनसे आगे निकल सकूं। तो होटल में खाना खाने के बाद ये सभी लोग क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं। जब ये लोग क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक लड़का कुछ बेच रहा होता है। वो उन सभी लोगों से कहता है यहाँ पर अकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन नोट्स हैं, तुम्हें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 50 बक्स में तुम्हें मिल जाएंगी, जल्दी से आओ और इनको आकर खरीद लो। तो हमारा क्लाउड कहता है ये वाली इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी होती है, मैं जाकर देकर आता हूँ कि वो क्या बेच रहा है। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और उसे 50 बक्स देकर उसके पास से वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है। उस पेपर को लेने के बाद उसको खोलता है और उनसे कहता है देखो मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ मिल गया, यहाँ पर इस कॉपी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, सारी टीचर्स के बारे में डिटेल्स है, सारे स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स है, यहाँ तक कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियों के बारे में इसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई है। तो वहाँ पर से दो लड़कियां गुजरती हुई जा रही होती हैं। वो क्लाउड को वहाँ पर एक्साइटेड देखकर कहती हैं कि यहाँ पर उस लड़के ने एक और लड़के को बेवकूफ बना दिया, ये नया आने वाला लड़का तो कुछ ज्यादा ही बुद्धू है, शायद इसे नहीं पता होगा कि हमारे इन्फॉर्मेशन बोर्ड के ऊपर यानी कि हमारा जो स्कूल का इन्फॉर्मेशन बोर्ड है उसके ऊपर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इस लड़के ने इसको बेवकूफ बनाकर इसके पास इसके पैसे ले लिए। क्लाउड को ये बात सुनते ही काफी बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मैं अभी जाकर उसको ढूंढ कर लाता हूँ और उसके पास से अपने 50 बक्स वापस लाता हूँ। जबकि फ्यू से पकड़ता और कहता है रुक जाओ मत जाओ। जबकि हमारा जाओ वहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में फिर से ड्रिल फील्ड का दिखाया जाता है। टीचर सीटू अपने सारे स्टूडेंट्स को लेकर ड्रिल फील्ड में पहुंच जाती है। ड्रिल फील्ड में जाने के बाद वो उन सभी को वहाँ पर शैकल्स पहना देती है, उन सभी के दोनों बाजुओं और दोनों टांगों के ऊपर जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है। सीटू उन सभी लोगों से कहती है आज के बाद तुम सभी लोग इन शैकल्स को अपने बाजुओं और अपनी टांगों के ऊपर पहन कर रखोगे। तुम सभी को इसी वजन के साथ ही आगे बढ़ना होगा और इसी के साथ ही कल्टीवेट करना है, इसी के साथ ही सोना जागना जो भी करना है इसके साथ ही करना है। वैसे कोई भी इन शैकल्स को उतार नहीं सकता क्योंकि इन शैकल से तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होती हैं, जिनके लिए वो भारी होती हैं वो बेचारे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती हैं। ना तो वो चल सकते हैं और ना ही अपने बाजू को ऊपर उठा सकते हैं क्योंकि वो ब्रेसलेट जो होते हैं वो काफी ज्यादा भारी होते हैं। उसके बाद टीचर सीटू उन सभी को ब्रेसलेट लाने के बाद उन सभी को पत्थर उठवाती है। सभी लोगों ने लाइंस बनाई होती है और उन सभी ने अपने सर के ऊपर पत्थर उठाए होते हैं। जबकि टीचर सीटू उन सभी के बीच में वहाँ पर उन सभी को मॉनिटर कर रही होती है। जब टीचर सीटू हमारे जाओ के पास पहुँचती है तो हमारा जाओ से कहता है टीचर सीटू और बाकी सभी लोगों के पास जो पत्थर है उनका वजन मेरे पत्थर से कम है, मेरे पास जो पत्थर है उन सभी के वजन से 2 गुना ज्यादा पत्थर भारी है, ऐसा क्यों है, मुझे यहाँ पर कौन सी सजा मिल रही है। टीचर सीटू से कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझसे पूछ नहीं सकते कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तुम्हें कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकते तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इस पत्थर को रखो और दफा हो जाओ। हमारा जाओ उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कमीनी कहेंगी, दिन जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा उसके बाद देखना मैं इसको बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगा। और साथ ही वो अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है ताकि वो उस भारी पत्थर को वहाँ पर उठाकर रख सके। तो वहाँ पर
अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो बाकी के सभी लोग भी उसकी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर इतनी पावर्स का कैसे रिलीज कर रहा है। जब सीटू भी उसकी तरफ देखती है और कहती है हालांकि इस लड़के के पास एक मीडियम लेवल के वॉरियर या फिर एक लो लेवल के जनरल के बराबर की पावर है, हालांकि इसके पास बहुत ही अच्छी पावर है, लेकिन ये एक ठरकी इंसान है, इसी वजह से मैं इसे पर्सनली ट्रेन नहीं कर रही। तो नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो ये सभी बच्चे अच्छी तरह से ट्रेनिंग करने के बाद अपने डॉर्म रूम में जाते हैं और बिस्तर के ऊपर जाकर लेट जाते हैं। दिन भर की थकान की वजह से वे अपने बिस्तर के ऊपर लेटे होते हैं। क्लाउड उन सभी लोगों से कहता है तो आज का दिन तो बहुत ही मुश्किल गुजरा, बहुत ही जल्दी मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, उसके बाद मुझे एक गर्लफ्रेंड मिलेगी और मैं तुम दोनों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा हूँ। उसे कहता है क्यों ना हम लोग आज रात ही जाकर ड्रिंक करें। क्लाउड उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहता है हाँ चलो अभी चलते हैं, लेकिन उसके हाथ के ऊपर जो ब्रेसलेट होता है वो काफी भारी होता है और उसका हाथ उसी के मुंह के ऊपर गिर जाता है और कहता है नहीं आज नहीं, आज तो मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। फिर वो वहीं पर सो जाता है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। तो जहाँ पर इन बच्चों की सॉफ्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।